ना, हम लोगों ने जीएसटी के अंदर एक काम करा था। हम लोगों ने आईटीसी शुरू करा था। आईटीसी की फुल फॉर्म क्या होती थी? इनपुट टैक्स क्रेडिट किसको मिलता है? मतलब ये हम किसके एंगल से बात कर रहे हैं? कहने से रेसिपिएंट, ठीक है, क्योंकि मैं जो भी इनपुट्स लेता हूँ उसका मेरे को क्रेडिट मिलता है ना। तो ये किसके लिए होता है? रेसिपिएंट के लिए। किस किस चीज का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता था? इनपुट्स का, इनपुट सर्विस का, और तीसरा कैपिटल गुड्स का। कैपिटल गुड्स क्या होता था? जो चीज आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज करा है उसको कैपिटल गुड्स बोलते हैं। ये इनकम टैक्स की तरह नहीं है, पूरा कैपिटल एसेट की कोई डेफिनेशन है। कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन एकदम सिंपल सी रखी हुई है कैपिटल गुड्स की आईटीसी के अंदर। अगर आपने अपनी बुक्स के अंदर इसको कैपिटलाइज करा है, कैपिटलाइज का मतलब अगर इसको बैलेंस शीट में दिखाया है, जैसे कि मान लो तुमने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करी, मान लो प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी, एसी, फर्नीचर, क्या मैं कह सकता हूँ ये सारे मेरे कैपिटल गुड्स हो गए? क्या मुझे इसका आईटीसी मिल जाता था? बिल्कुल मिल जाता। इनपुट सर्विस आप समझते हो? अगर मैं आपको सर्विसेज, अगर मैं आपको कोई सामान भी बेचता हूँ, मान लो मेरी एसी की दुकान है, मैं आपको एसी बेच रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं कुछ खर्चा कर रहा हूँ, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, वाईफाई का बिल आ रहा है, ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूँ आपको कोई चीज बेचने के लिए मैं कुछ सर्विसेज यूज कर रहा हूँ, उन सर्विसेज को जब मैं यूज करता हूँ तो मैं उसके ऊपर टैक्स पे करता हूँ, जीएसटी पे करता हूँ, तो वो क्या होता था बच्चे? आईटीसी ऑफ इनपुट सर्विस। और आप मुझे बता दीजिए, अगर मैं आपको एसी बेच रहा हूँ, तो भाई आपको बेच रहा हूँ तो पहले एसी खरीदता भी होगा ना, ठीक है, तो जो मैंने खरीदा है उसको क्या बोला जाता है? इनपुट्स। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो इनपुट्स क्या होते हैं? एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स। वो डिस्कस कर लेंगे, अभी मैंने जनरली लिख दिया, हटा ही देता हूँ। अलग अलग केसेस हैं, अगर बिल्डिंग बन रही होती है साथ साथ तो मिल सकता है, खरीद रहा तो नहीं मिलता, वो थोड़ी डिटेल्ड बात है। हाँ जी, अभी जनरल बात हुई है हमारी, वो उसको जनरल रखते हैं। हाँ, रियल एस्टेट में नहीं लगता, मैं हटा दिया लंदन, ठीक है। आइए अब आप मुझे बताइए सर जी, रेसिपिएंट, मैंने आपको बताया था दो लेवल पे बात होती है। पहले रेसिपिएंट करता है अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, याद है? अवेलमेंट का क्या मतलब होता था? अवेलमेंट होता था बुक दी आईटीसी। अवेल होता है कि ये मुझे क्रेडिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो ही मैं उसको बुक करता हूँ। मतलब आपको ये जो दिमाग लगाना है कि सर मुझे इसका आईटीसी मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा, क्या होगा, वो आपको बुकिंग के टाइम पे लगाना है। तो पहले आप अवेल करते थे और उसके बाद आप आईटीसी को क्या करते थे? यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। यूटिलाइजेशन का मतलब भी बताता हूँ और अवेलमेंट का मतलब बताता हूँ, लेकिन एक बार जो हमने थोड़ी बहुत बात कर ली थी, हम लोगों ने बात करी थी सर अवेलमेंट से रिलेटेड बात करी थी। अवेलमेंट करने के लिए सबसे पहले अब सेक्शन शुरू हुआ था, सेक्शन 16। सेक्शन 16 बताता है सबसे पहले एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी बोले तो कौन कौन आईटीसी को बुक कर सकता है? आप बताओगे दो कंडीशन थी बेटा, यू शुड बी अ रजिस्टर्ड पर्सन। अगर आप रजिस्टर्ड हो अंडर जीएसटी एक्ट, सर इसके ऊपर भी अपने में एक चैप्टर है, 3-4 क्लास लगती है, रजिस्ट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो अगर आप रजिस्टर्ड हो और दूसरा आपने ये जो इनपुट खरीदे हैं, ये जो इनपुट सर्विसेज खरीदी हैं और ये जो कैपिटल गुड्स खरीदे हैं, ये घर के लिए खरीदे हैं क्या? तो बेसिकली दीज आर टू बी यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर बिजनेस। और सीधी सी बात है, अगर मान लो मैं इंस्टीट्यूट को रजिस्टर कराता हूँ जीएसटी में और मैं अपने घर में सोफा खरीदता हूँ,
तो टेक्निकली मैं बोल रहा हूँ सोफा कैपिटल गुड्स है, मेरे को उसका आईटीसी मिलेगा, सही बोल रहा हूँ क्या? नहीं सर जी, घर में सोफा लगा हुआ है, दैट इज फॉर पर्सनल पर्पस। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सोफा चेयर फर्नीचर खरीद लेता हूँ, तो पहले मुझे बताओ वो मेरा इनपुट है, इनपुट सर्विस है, कैपिटल गुड्स है? कैपिटल गुड्स है, क्योंकि इन सब चीजों को मैं बैलेंस शीट में अपने कैपिटलाइज कर रहा हूँ। तो अगर मैं उसको कैपिटलाइज कर रहा हूँ तो इसका मतलब वो इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स बन गया, और उसका मुझे आईटीसी मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो मैं रजिस्टर्ड हूँ जीएसटी में, और मेरा कैपिटल गुड्स है, मुझे इसका आईटीसी मिल जाएगा। बताइए, क्लियर है? सर ये होती थी एलिजिबिलिटी। फिर हमने बात करी थी कंडीशंस की, याद आ रहा है कुछ कुछ? एक कंडीशन थी कि तुम्हारे पास ना इनवॉइस होना चाहिए। मैं जनरल बात कर रहा हूँ पहले तुम्हारे साथ, अभी इन सब बातों को डिटेल में बात करूंगा। मान लो अगर मैं आईटीसी लेना चाहता हूँ, सरकार कह रही है क्यों आईटीसी ले रहा, तो मैंने कहा मैंने कुछ परचेस करा है। उसने कहा क्या परचेस करा है? मैंने कहा ये फैन परचेस करा है। उसने कहा बिल दिखा इसका। अगर बिल बोले तो इनवॉइस, अगर मेरे पास इनवॉइस नहीं है तो वो ये मानेगी नहीं कि मैंने परचेस करा। सो बेसिकली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट यू शुड हैव इनवॉइस ऑफ एवरी डॉक्यूमेंट। इनवॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अपने में एक चैप्टर है, समझ रहे हो? तो बेसिकली आपका सबसे पहला कंडीशन था यू शुड हैव इनवॉइस। दूसरी कंडीशन याद आ रही है किसी को? डेबिट नोट ना इसके अंदर ही था, मतलब इनवॉइस के बेसिस पर भी होता है, ठीक है? या फिर डेबिट नोट, फिर हमने देखा था वो बिल ऑफ एंट्री एक डॉक्यूमेंट था, रिवर्स चार्ज में पेमेंट रिसिप्ट होनी चाहिए। याद आ रहा है ना कुछ कुछ? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स को जो लीड कर रहा है, मतलब एक चीज। मम्मा मोटा कर गई। मोटर भर गई है, मुझे माइक ऑफ कर दो। हाँ जी, सीबीडीटी होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है ना, ठीक है? तो बेसिकली सरकार की ही अथॉरिटी है जो कि ये रेगुलेट करती है, वो इनकम टैक्स में यूनिफॉर्मिटी लेकर आती है कि भाई क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, समझ रहे हो? इंट्रोडक्शन में हमने हल्की फुल्की इस पे बात करी थी, अगर याद आ रहा हो तो। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है, उसका डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू भारत सरकार के पास दो तरीके से आ रहे हैं, या तो इनकम टैक्स, या तो डायरेक्ट टैक्स, या इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को कौन लीड करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। उसके नीचे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, जो लोग काम कर रहे होते हैं डिपार्टमेंट, समझ रहे हो? दूसरी कंडीशन याद आ रही है बच्चे? करेक्ट, रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विस। सर जी मैंने कोई चीज परचेज कर ली, इनकम टैक्स सॉरी जीएसटी डिपार्टमेंट कह रहा है कि तूने परचेज कर ली थे, बस इनवॉइस है। मैंने कहा इनवॉइस है। उसने कहा दिखा, मैंने कहा ये। उसने कहा गुड्स का। मैंने कहा वो अभी तक आया नहीं है, मेरी फैक्ट्री में नहीं आया, रास्ते में है, परचेज कर चुका हूँ, कहीं और पड़े हुए हैं, मेरे पास, आई हैव नॉट रिसीव्ड इट येट। क्या मुझे आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। तो दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होती थी बेटा कि आपको गुड्स रिसीव कर लेने होते, ठीक है साहब? तीसरी कंडीशन थी पेमेंट ऑफ जीएसटी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सरकार बहुत तेज है बेटा, जैसे जैसे हाँ, वो एक केस आएगा बिल टू शिप टू, कुछ कर लेंगे बात उस पर, ठीक है? अभी तो मैं तुम्हारे साथ जनरल ये कंडीशन लिख रहा हूँ, फिर अब इसके अंदर घुसूंगा। आज यही सेक्शन ही होगा हमारा, ठीक है? आइए, पेमेंट ऑफ जीएसटी टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, एक बात बताओ, मैंने आपको कोई चीज सप्लाई करी, मान लो मैंने 10,000 रुपए को चार्ज करा और आपसे जीएसटी ले लिया, ठीक है? और कितना रुपए जीएसटी ले लिया? 1,000। आप मुझे कितने रुपए दोगे? 11,000। आपको कितने का आईटीसी मिलेगा? 11,000। आप बिजनेसमैन है, ठीक है? आपको कितने का आईटीसी मिलेगा? 1,000 का। क्या मैं कह सकता हूँ ये एक बेनिफिट होता है आईटीसी देना? पर बेटे मैंने सरकार को पे ही नहीं करा, टेक्निकली सरकार ने रिसीव, क्योंकि सप्लायर ने पे ही नहीं करा है, बट आप अपना आईटीसी क्लेम कर रहे हो, आप कह रहे हो मैंने तो पे कर दिया ना, ठीक है? सरकार क्या कह रही है? भाई मेरे पास पेमेंट आनी चाहिए भाई। सरकार के पास पेमेंट आएगी, क्योंकि वरना तो सरकार का नुकसान हो जाएगा ना। टेक्निकली सरकार के पास पैसा भी नहीं आया क्योंकि मैं डिफॉल्टर, लेकिन आप जेन्युइन थे, आपको सरकार ने क्रेडिट दे दिया, अल्टीमेटली नुकसान किसका? गवर्नमेंट का। तो बेटा गवर्नमेंट खुद नुकसान नहीं खाती, गवर्नमेंट कहती है देख भाई, इस पे और डिटेल्ड बात बोल देता हूँ, आपको जो 1,000 रुपए का आईटीसी है ना, वो मिल तो जाता है,
प्रोविजनली कुछ टाइम के लिए, बट अगर मैंने पेमेंट नहीं करी तो आपसे क्रेडिट खींच लिया जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि आपको क्रेडिट तभी मिलता है, फाइनल क्रेडिट, कि हाँ भाई ठीक है कंफर्म्ड है क्रेडिट। एक होता है प्रोविजनल क्रेडिट, चल अभी ले ले। वो सारा हमारा जो काम है ना, सब कंप्यूटर से, सॉफ्टवेयर से सारा बेस्ड हो चुका है। और मेरे को तो पता ही नहीं कि आपने दिया नहीं दिया, आप जीएसटी पे कर रहे हैं, तो फिर मेरे लिए तो लॉस ही है कि मैं आपके साथ बिजनेस में आ गया, आपने दी। टेक्निकली आपको ये बहुत ही अजीब लगेगा कि सर आप तो जेन्युइन हो और जस्ट बिकॉज मैं डिफॉल्ट कर रहा हूँ उसका नुकसान आपको आ रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक इन द सेंस, जब ये जीएसटी आया था तो बिजनेसमैन यही कहते हैं कि भाई साहब हम यही थोड़ा ना करते रहेंगे, मैं बिजनेस करूंगा कि मैं ये सब चीजें करूंगा, कि मैं उससे पता करूं कि भाई वो पे कर दे तो मुझे आईटीसी मिले। पहले नहीं होता था ऐसा। तो अगर मैं आपको बोलूं ना कि लोग क्यों जीएसटी के अगर फेवर में नहीं बात करते, तो ये वो पॉइंट, यार मैं पे कर रहा हूँ जीएसटी, मैंने पिज्जा खाया, मैंने उस पर जीएसटी पे कर दिया, अब डोमिनोज वाला आगे नहीं दे रहा तो आप मेरे से जीएसटी छीन लोगे, बट दिस इज द फैक्ट, छीन लेंगे। और गवर्नमेंट इस फंडे पर है। एक बात बताओ, मेरी दुकान है, आप सारे कस्टमर हो, मैं चाहूंगा मेरा कस्टमर नाराज हो, तो गवर्नमेंट इस एप्रीहेंशन पर है तो मैं पे कर दूं। मोमेंट आई गेट टू नो आप परेशान हो रहे हो तो मेरा कस्टमर चला जाएगा, मेरे को पूरा बिजनेस देखना है कि मेरे को जीएसटी का चोरी देखना है, तो गवर्नमेंट इस एप्रीहेंशन पर, समझ रहे हो। एंड लास्ट इज फाइलिंग ऑफ रिटर्न by recipient under section 39। रिटर्न भी अपने में चैप्टर है। चौथी कंडीशन ये है बेटा, या मतलब इधर करना तो इधर कर दो। यार वो ना बड़े दिनों से शॉर्ट कर रही है वायर, तो इलेक्ट्रिशियन आया तो उस वजह से कुछ होगा। बंद करवा दो। हाँ बेटे मेरी गलती है इसमें। यहाँ तक समझ आ गया बच्चे? चलो आगे बढ़ते हैं बात को लेके। ऑनलाइन वालों फाइल भी खोल लेता हूँ तक। हाँ, रिटर्न एक और चैप्टर है जो कि जब हम करेंगे तो वो 39, 37, 38, 39 तीन रिटर्न जाती है बच्चे। आईटीसी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, एकदम शिद्दत से करना पूरा एकदम। अभी जो कमिंग सैटरडे है उसमें है सैलरी प्लस आरओआई, फिर उसके बाद जो कमिंग सैटरडे होगा उसमें जितना भी जीएसटी है इंक्लूडिंग आईटीसी उसका टेस्ट। 22 से 28 आशीष सर नहीं है ना? मैं भी लूंगा, हमारा भी अधिकार है, हमारे पास 2 सब्जेक्ट है। हाँ, हाँ। नहीं मेरे अगर 2 सब्जेक्ट है तो रेशियो तो 2:1 होना चाहिए ना। चलिए, तो सर केसेस भी दिखाऊंगा बेटा आपको। अब एक बार हम लोगों ने ना नोट्स में ना सारी बातें लिखी हुई थी, तो आइए।
ठीक है, तो अगर मैं स्टार्टिंग से बोलूं, ताकि आपका स्टार्टिंग से एकदम एक एक चीज बोलूंगा। चलो यार, एक बार ना पहले तुम्हें एक फ्लो बनाने के लिए तुम्हारे दिमाग में, देखो तुमको ये तो पता है ना, एक सप्लायर होता है और एक रेसिपिएंट होता है। सप्लायर ने सप्लाई करे हैं गुड्स या फिर सर्विसेज, मान के चल लीजिए इसने एसी बेचा है, सॉरी, इसने एसी बेचा है 1000 का, और अगर इंट्रा स्टेट है तो कौन से टैक्स लगते हैं बेटा? सीजीएसटी और जीएसटी। और अगर इंटर स्टेट होता है तो क्या, अगर मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी एसजीएसटी है तो क्या मुझे आईजीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा? वैसे अभी अगर ये सिचुएशन है, मिल जाएगा? मिल जाएगा सर। एसजीएसटी, सीजीएसटी, आ जाओ, थोड़ा थोड़ा आता है तुम्हें। 100 रुपए का जीएसटी है, 1100 रुपए का बिल है, रेसिपिएंट इसको कितने रुपए देगा? 1100। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को 50-50 रुपए देगा सप्लायर। मुझे बताइए रेसिपिएंट क्या बुक करेगा? आईटीसी। तो इसको अगर बुक करना है नहीं करना, पहले एलिजिबिलिटी देखनी पड़ेगी। ये रेसिपिएंट क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड। और इसने ये गुड्स किस पर्पस के लिए खरीदे? बिजनेस और प्रोफेशन, फर्क नहीं पड़ता है कैपिटल गुड्स हो कुछ भी हो, इट शुड बी यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। अब ये बुक करने के लिए अभी भी मैं इसको रोक दूंगा, रुक जा भाई, बुक ऐसे नहीं करते, इसको बोलूंगा बुक करने के लिए। ये तो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी तो पूरी कर रहा है, लेकिन कंडीशंस क्या है? क्या तेरे पास इनवॉइस है? क्या तूने गुड्स को रिसीव कर लिया है? क्या सप्लायर ने पेमेंट कर दी है? क्या तूने रिटर्न भर दी है? अगर तू ये चारों कंडीशन फुलफिल कर देगा तो तू आईटीसी को बुक कर सकता है। नहीं, मंथली होता है। अब तुम्हें लगे, अच्छा चल बोल रहे चले। हाँ, हर महीना रिटर्न जाती है। अगर मैं अभी नवंबर में हूं ना, मैं नवंबर में जो जो बेच रहा हूँ, मेरे को 20 दिसंबर, हाँ, it can be in some cases on quarterly basis, but generally जो businesses हैं वो monthly है। सॉरी, और आपको एक बात बताता हूँ, मंथली रिटर्न है तो बेटा महीने की कितनी, साल की कितनी रिटर्न हो गई? एक महीने में ना 3 रिटर्न जाती है। GSTR1, GSTR2, GSTR3, एक ही महीने में। एक रिटर्न होती है जिसमें मैं अपनी सप्लाई दिखाता हूँ, सिर्फ मैंने बेचा गया। एक रिटर्न होती है जिसमें सिर्फ ये दिखाता हूँ मैंने क्या क्या परचेज करा, और एक रिटर्न होती है जिसमें दोनों दिखाता हूँ और पेमेंट कर देता हूँ। टोटल रिटर्न कितनी होती है? महीने की, साल की? महीने की। एक रिटर्न होती है जिसमें मैंने क्या क्या बेचा है, मतलब अगर मैं एडू जंक्शन की बात करूं, मैंने जो जो आपको बेच रहा हूँ, एक रिटर्न GSTR बन जाती है, उसमें सिर्फ वो डिटेल जाएगी, मैंने क्या परचेज कर रहा हूँ, उसमें फॉर्म ही नहीं है, उसमें फॉर्मेलिटी नहीं। दूसरी रिटर्न होती है जिसमें मैं जो जो परचेज कर रहा हूँ, AC, TV, फ्रिज, जो भी यहाँ पे अगर मैं परचेज कर रहा हूँ उसकी रिटर्न जाती है। तीसरी रिटर्न इनकी मर्ज जाती है, और जिसमें ये दिख जाता है कि इतनी मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, इतना आईटीसी है, ये कट के मैंने जीएसटी को पे कर। साल के कितने रिटर्न? यार बहुत ज्यादा हम ना ऑटोमेशन के टुवर्ड्स आ रहे हैं, टू सच लेवल कि तू ये देख, अगर मैं कोई चीज बेचूंगा ना, मैं जब कोई डिटेल डाल रहा हूँ कि मैंने देखो बेचा है, तेरे रिटर्न में अपने आप दिख रहा है। योर आईटीसी इज नॉट फिल्ड बाय यू, इट इज फिल्ड बाय द सप्लायर्स। समझ रहे हैं? इस लेवल पे ऑटोमेशन का प्रोसीजर चल रहा है। पहले क्या होता था कि मतलब ऐसे होता ही नहीं था, मतलब मेरे को मन कर रहा ना कि यार ऐसे दिखा दे यार, एक परचेज करिए आईटीसी बन जाएगा, ऐसे चलता था। जब लोग के जमाने में सर्विस टैक्स करता था ना, सर्विस टैक्स होता था और वैट होता था, तो ना वो 1-to-1 मैपिंग ही नहीं होती थी। लेकिन अब जब से जीएसटी आया, वो पूरा एक रोबस्ट पूरा इंफ्रा इंडिया लेवल का, जिसमें सारी स्टेट गवर्नमेंट्स एसोसिएटेड है, सारे दुकानदार जो भर रहे हैं, कॉमन पोर्टल बहुत ज्यादा रोबस्ट है। समझ रहे हो?
हाँ जी, सर इन केस सप्लायर ने ही फाइल नहीं किया तो? अगर मैडम सप्लायर ने दिया नहीं, तो अब आपका ये सवाल आएगा कि सर अगर सप्लायर ने नहीं दिया तो मुझे क्या क्रेडिट मिलेगा? फाइनल आंसर है नहीं मिलेगा। लेकिन होता क्या है, ये ना इतनी जल्दी नहीं पता लग रहा होता। इनिशियली गवर्नमेंट दे देती है ऑन दी अजम्पशन कि वो पे कर देगा, ठीक है, लेकिन अगर उसके पास नहीं आता तो वो रिवर्स हो जाता है। सर अगर उसने यूज कर लिया तो भी मैं तेरी लाइबिलिटी में ऐड कर दूंगा, दिन का नहीं है इसमें। मतलब इसमें अगर मैं बोलूं, अगर वो कभी भी दे देगा, नहीं प्रोविजनल पे ही चलता रहेगा, बट फर्दर आगे की जो डिटेल है वो तुम्हारे इसके अंदर नहीं है, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ डेज तो होंगे। कितना होगा? जनरली 180 डेज होता है। रेसिपिएंट के कैसे 180 है, कुछ आएगा लॉजिक, जनरली 180 होता है। बताइए। सर ये पेमेंट के बाद जो रिटर्न है वो हम परचेज की फाइल करेंगे, हम परचेज की उसके लिए तब आईटीसी। एक बार फिर से बोल। फिर ये रिटर्न है ना, रिटर्न फाइल करने के बाद मिलेगा, ये किसी के लिए? ये रिटर्न है फाइनल रिटर्न। देख 3 रिटर्न जाती है, एक जाती है सेक्शन 37 में, एक जाती है 38 में, एक जाती है 39 वाली रिटर्न है, समझ रहे हो? और ये मैं ROI नहीं लिखता, मैं GSTR ही लिखता हूँ। आपको समझ आ रहा है हम किस पॉइंट पर है? मतलब वो पहले तुम्हारे दिमाग में बैठना चाहिए जब मैं डिस्कशन में। अब रही बात ये रेसिपिएंट की बुकिंग की, इसने बुक कर दिया। आप मुझे बताइए, क्या ये और लोगों को बेचता नहीं होगा? तो यूटिलाइजेशन की बात तो तब आएगी ना जब रेसिपिएंट की मान लो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 1 लाख है और इसके पास ITC पड़ा हुआ है मान लो 15,000 का, तो ये पे कितना कर देगा बेटा? कैश से। समझ आया? तो ये जो मैंने माइनस करा, दिस इज कॉल्ड यूटिलाइजेशन ऑफ ITC। और यहां पर आपके वो रूल लगते हैं कि पहले IGST का ITC यूज करो, समझ रहे हो? उसके बाद CGST का ITC यूज करो, उसके बाद याद है ना ये हमने करा हुआ। तो आपको फ्रेमिंग बनी है आपकी क्या चल रहा है। अब मैं जा रहा हूँ उधर। मैंने लास्ट क्लास में जब हमने स्टार्ट करा था इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स आपको बता दिया था। जीरो रेटेड सप्लाई भी देखा था हमने। जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता था? स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर मैं सप्लाई कर रहा हूँ, बट व्हाई इट इज कॉल्ड जीरो रेटेड? इस पर GST नहीं लगता। और थोड़ा सा और एलैबोरेट करो, मतलब सिचुएशन बनाने की कोशिश करो, पता लगेगा मुझे, मतलब तुम्हें पता है नहीं पता। अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर एक्सपोर्ट करता हूं तो वो भी जीरो रेटेड सप्लाई होता है? तो जब मैं एक्सपोर्ट करता हूं, मान लो मैं ये रिमोट बेच रहा हूं, मैंने बाहर वाले को 100 रुपए का बेचा, क्या मेरे को GST लगाना है? क्यों नहीं लगाना? बिकॉज GST इज डेस्टिनेशन बेस्ड। अगर डेस्टिनेशन आउटसाइड इंडिया है तो GST कैसे लगेगा? इंपोर्ट के ऊपर GST लगेगा, बिल्कुल, क्योंकि डेस्टिनेशन इन इंडिया। अब मैं एक्सपोर्ट पर आता हूँ, जब मैं इसको बेच रहा हूँ, जब GST है ही नहीं तो मैं GST चार्ज ही नहीं करूंगा, 100 रुपए का 100 में बेचूंगा। लेकिन इसको बनाने के लिए मैंने सेल खरीदे होंगे, ये सारी चीजें इंडिया में खरीदी होंगी, तो जब मैंने ये चीजें खरीदी होंगी तो उस पर क्या मैंने GST पे करा होगा? बट मैं तो एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, उस पर GST नहीं है, तो मेरे को इसका ITC मिलेगा? नहीं मिलेगा। और अगर सरकार मुझे इसका ITC नहीं देगी तो मैं तो उसको कॉस्ट में घुसा दूंगा। तो सरकार कहती थी भाई तूने जितना भी GST पे करा है ना फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, तेरे को वो वापस कर देंगे। यानी कि अगर उन्होंने मुझे वापस नहीं करा होता तो मैं कॉस्ट में घुसाता, मेरा प्रोडक्ट महंगा होता, मार्केट में मैं compete नहीं कर पाता, एक्सपोर्ट प्रमोट नहीं हो पाती, डॉलर्स हमारे पास नहीं आते। तो इसलिए सरकार ने क्या कर दिया कि भाई तेरे को जो भी तूने GST पे करा है ना इनपुट्स पे, हम तेरे को वो रिफंड कर देंगे, या जो तू इंडिया में बेच रहा है उससे ITC ले ले। समझ रहे हो? कॉस्ट का बर्डन नहीं बनने देंगे। समझ आई? ठीक है, तो बेसिकली जीरो रेटेड। अच्छा, और यही चीज अगर मैं इंडिया में बेच रहा हूँ, मान लो जब मैं रिमोट बेच रहा हूँ दैट इज एग्जेम्प्ट, ठीक है, लेकिन रिमोट बेचने के लिए मैं सेल खरीदता हूँ, सेल के ऊपर GST है, तो मैं जब बेच रहा हूँ तो एग्जेम्प्ट है, मैं जो भी चीज बेच रहा हूँ पूरी एग्जेम्प्ट है मान लो, लेकिन जो मेरे सेल्स हैं उस पर GST पे करे, क्रेडिट मिल जाएगा मेरे को? नहीं मिलेगा, इंडिया में नहीं मिलता। तो उससे क्या होगा, इस सेल के ऊपर जो मैंने GST पे करा है उसका क्रेडिट मुझे नहीं मिल रहा है,
और अगर मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा तो मेरी कॉस्ट है तो भाई इसके अंदर सेल की जीएसटी की कॉस्ट घुसाई हुई है। तो आर्ग्यूमेंट यही हो गया कि हमने कस्टमर से जीएसटी ले लिया। हाँ एंड मतलब सरकार उस चीज को रिफंड नहीं कर रही है, एक्सपोर्ट पे तो कर रही है कि चल भाई कर लेते हैं, बट अगर इंडिया लेवल पे ही एग्जाम्प्ट है तो सरकार टैक्स रख रही है उस चीज। क्लियर है बच्चे पक्का से? चलिए, तो ये सारी बातें फिर मैंने एग्जेम्प्ट सप्लाई का भी मतलब बता था तुम्हें, याद आ रहा है कुछ? सर पूरा भूल गए हैं, एक बार जरा इसको बड़े ही प्यार से देखिए। सप्लाई जो होती है आपकी, या तो सप्लाई को एग्जेम्प्ट सप्लाई बोला जाता है या तो टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल मतलब जिस पे रेट है 8%, 10%, 12%, जो मर्जी रेट हो। एग्जेम्प्ट इज अ वेरी ब्रॉड वर्ड। अगर जिन चीजों पे नहीं भी है ना जीएसटी, जिन पर जीएसटी ही नहीं है, किस पर नहीं है? लिकर, लिकर पर है बेटा, तो उसको ना नॉन टैक्सेबल बोलते हैं बच्चे। मतलब समझ रहे हो, जिस चीज पे जो सरकार ने बोल दिया जी इसको हम लाएंगे ही नहीं, नॉन टैक्सेबल, जीएसटी के प्रोविजंस ही नहीं, ठीक है। उसके बाद तो मैं एग्जेम्प्ट के अंदर हूं, एग्जेम्प्ट के अंदर ही होता है नॉन टैक्सेबल, यानी कि लिकर को मैं एग्जेम्प्ट बोल सकता हूं, ठीक है। फिर होता है निल रेटेड, कि मान लो ये ग्लास है और इसके ऊपर सरकार ने क्या बोला हुआ है कि जीएसटी कितनी है? निल, लिखा हुआ है निल, जिस दिन मन करे 2% लिख दूंगा, निल रेटेड है। फिर होता है जीरो रेटेड सप्लाई, ये आपको समझ आ गया ना, जीरो रेटेड। सो दिस कम्स अंडर एग्जेम्प्ट सप्लाई। इन लास्ट नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जेम्प्ट कर, आपका एक चैप्टर है पूरा का पूरा एग्जेम्पशंस, उसमें 80 या 100 एग्जेम्पशन होंगे, क्या क्या चीजें एग्जेम्प्ट है, समझ रहे हो, तो भी इंपॉर्टेंट है। बताइए आपको क्लियर है बच्चे? आइए अब स्पीड में पकड़ते हैं जी, बहुत सारी चीजें बोलनी है मेरे को। 16 सबसेक्शन 1 एलिजिबिलिटी टू टेक आईटीसी, एक आप रजिस्टर्ड होने चाहिए और गुड्स और सर्विस इंटेंडेड टू बी यूज्ड। मुझे बताइए क्लियर है 16 सबसेक्शन 1? कर ली थी हमने बातें। 16 सबसेक्शन 2 कंडीशंस क्या होती है जी? You should have possession of tax paying documents, और आपको ये याद रखना पड़ेगा 16(2)(a), अगर आप ये लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा पेपर में, समझ रहे हो? सीक्वेंस क्या होता है दिख रहा है ना? ठीक है जी। 16(2)(a) क्या था बेटा? पोजेशन ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस के ऊपर ही बात करूंगा। 16(2)(a) खत्म कर रहा हूं। पोजेशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स, मुझे बताइए कौन सा टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट था? डेबिट नोट। फिर भी लग रही है ना, चला लो यार ऐसी। मैडम उधर क्लास हो गया आपकी? हाँ, तो इधर तो मैं तो इंग्लिश में पढ़ा था, आई थिंक उधर है शायद से। एक बार ऑन कर दियो भाई इसको, ठीक है। ठीक है, आइए सर, इनवॉइस के बेसिस पे आईटीसी मिलता है? बिल्कुल मिलता है। आप डोमिनोज पे पिज्जा खा लो, उस पर आईटीसी होगा, मिल जाएगा, प्रोवाइडेड आप बिजनेसमैन, ठीक है ना। बट अब अगर कस्टमर हो तो आईटीसी नहीं मिलता। दूसरी बात, डेबिट नोट क्या होता है सर? आप बताओ सर, अब मैंने बना दिया। डेबिट नोट क्या होता है? मैंने तुमको कोई चीज बेची 10 रुपए की, 10 रुपीज प्लस जीएसटी, आप चले भी गए वो चीज खरीद के, मुझे पता लगा ओ माय गॉड ये तो 15 रुपए का था, समझ रहे हो? तो मैंने आपको कॉल करा कि यार आपसे मैंने जो लिए हैं ना पैसे, ठीक है, मान लो मैंने आपको कोई चीज बेच दी 10 रुपए प्लस 1, कितने रुपए का बेटा? 11। लेकिन जब आप चले गए तब मुझे पता लगा कि यार ये तो 15 रुपए का था, और अगर 15 का होगा तो जीएसटी कितने का हो गया? तो मेरे को तो 16.5 लेने थे,
तो मैंने आपको कॉल करा, तो आप मुझे बताइए, मैं आपको एक नया इनवॉइस दूं और आप अच्छे इंसान, आप मान भी गए, ठीक है सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो कितने रुपए का अब मैं एक, देखो मैं रिवाइज भी बना सकता हूँ, लेकिन स्मार्ट वे क्या होता है, ट्रैक सही रखने के लिए मैं क्या इशू कर दूंगा आपको, डेबिट नोट, क्योंकि मैं आपको डेटर बना रहा हूँ, ठीक है, डेबिट नोट। तो सप्लायर क्या दे रहा है आपको, एक डेबिट नोट। तो आपको आईटीसी किसके बेसिस पे मिल रहा है, बिकॉज़ यू हैव दैट डॉक्यूमेंट। और आप समझ रहे हो डेबिट नोट का क्या मतलब होता है, अगर मना कर दे तो फिर फंस गए, फिर मैं भी कुछ भी नहीं करूंगा, मतलब मैं सरकार को खुद नहीं बोलूंगा कि 15 का था, मेरे से गलती हो गई या जो भी है, ठीक है। हाँ जी, लॉस तो सही रहे, फिर आप मुझे बता नहीं रहे तो अपना क्या कह रहे हैं, 5 की बात है कि आपका स्टैंपिंग ना, जब आप 5 करोड़ की बात हो, क्या कह रहे हैं, बोल बोल। अगर आपने उसको कॉल नहीं किया तो डेबिट नोट नहीं दिया तो लॉस तो आपसे आएगा ना। हाँ, क्योंकि मैं 5 रुपए भी तो नहीं मिलेगा मुझे, रुपया लेकर 5 की बात मैं जीएसटी को मिल जाए इसलिए थोड़ा ना कर रहा हूँ। है। हाँ जी, रुपया लेकर क्या डेबिट नोट इशू करने की जरूरत है क्या दोस्त, क्या, रुपया ले लो, डेबिट नोट इशू करने की जरूरत है। हाँ ये बात तो तूने बिल्कुल सही बोली, लेकिन जेल हो सकती है बस, अगर तू पकड़ा गया तो ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई, अभी तो शुरू करा ना पढ़ना, हो सकता है एक जगह पे ऐसा लिखा हो जेल हो जाएगी, डंडे पड़ेंगे, ठीक है। आइए, तू बोल ही जाता है अल्टीमेटली, ठीक है। आइए, तो बेसिकली मैं डेबिट नोट कितने रुपए का इशू करूंगा, 5 रुपए का, 0.5 उस पर जीएसटी लगा 5.5। आप वो कस्टमर थे, पहले आपको आईटीसी कितने का मिल रहा था, on the basis of invoice, this was the invoice that you have, Yes, sir. you don't have a 15 rupee invoice, you have a 10 rupee invoice, 1 रुपया मिल गया आपको, तो ऊपर वाले के केस में तो 1 रुपया मिल जाएगा। दूसरा डॉक्यूमेंट कौन सा है आपके पास, अब वो 1.5 रुपए का मिल जाएगा, और मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 1.5 रुपए। बोलिए कोई दिक्कत, बिल ऑफ एंट्री क्या होता था बता दो बेटे। इम्पोर्ट वाली गुड्स पे लगता है। जब आप इम्पोर्ट करते थे तो एक बहुत ही डॉक्यूमेंट है जो कि बिल ऑफ एंट्री, एक डॉक्यूमेंट होता था जो कि प्रूव कर देता था, हाँ भाई इम्पोर्ट हो गया है, ये मालिक है, इतने रुपए की वैल्यू ऑफ द गुड्स है, इतने का जीएसटी है, सब चीजें लिखी होती है बिल ऑफ एंट्री में। कार्गो का केस मींस नहीं, अगर तो इम्पोर्ट करा रहा है, कैसे कह रहे हैं, मतलब जैसे आज के टाइम पे इम्पोर्ट हो जाती हैं चीजें, शिप भी होता है, फ्लाइट भी होता है, ट्रक से आ रहा है, एनी मोड ऑफ कन्वेंस, ये तुम लोग फाइनल के अंदर पढ़ोगे कि कस्टम जो है, जितना जैसे जीएसटी होगा ना, जीएसटी दोबारा आएगा तो कस्टम भी पढ़ना है, कस्टम भी एक बड़ा एक्ट होता है, ठीक है जी। बिल ऑफ एंट्री, रिवाइज्ड इनवॉइस, सर ये इनवॉइस की जगह अगर मैं इसको रिवाइज्ड इनवॉइस दे देता तो मिल जाएगा भाई, इतनी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। याद करो बेटे, मैंने तुमको ये सिखाया था 29 अक्टूबर को, डॉक्यूमेंट इनपुट बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ट्राई करो बेटे, ट्राई करो। उम्मीद है मुझे अभी ट्राई ही नहीं कर रहे हैं कुछ बच्चे। आयुष जी, सोच रहा हूँ कब करा रहे आप। हाँ एमआरएफ वाला एग्जांपल दिया था, एमआरएफ का एग्जांपल मैंने ये दिया था। हाँ याद आ रहा है, कहाँ तक पहुंचा है, गोविंदपुरी तक, ठीक है। तो बेसिकली इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता था, मैं एमआरएफ हूँ, आप सारे ब्रांचेस हो एमआरएफ की। हम क्या बेचते हैं, टायर बेचते हैं, कौन बेचेगा, मैं बेचूंगा। हेड ऑफिस, आप बेचोगे टायर, बेचेगा क्या, कैसे बेचेगा टायर, ब्रांच सेल करती है ना, ऐसे घुमा घुमा के टायर ले लो टायर। हाँ जी, क्या कह रहे हो मैडम,
एमआरएफ का वैट नहीं होता वो। अब ऐसे टी शर्ट पे एमआरएफ लिखा होता है, वो एमआरएफ की टी शर्ट नहीं होती। ठीक है, तो बेसिकली एमआरएफ का हेड ऑफिस है और मैं मार्केटिंग इसलिए कर रहा हूँ। अच्छा, जो भी मार्केटिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, जनरल एग्जांपल ले लूं अगर, वो आप सारी ब्रांचेस करोगे अलग अलग जगह पे या हेड ऑफिस पे होगा? विराट कोहली के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, भाई बैठ के एमआरएफ लिख देना। विराट कोहली पैसा चार्ज करेगा, बोलेगा नहीं फ्री में, बहुत पैसा कमा लिया, ऐसा तो नहीं है ना, पैसा चार्ज करेगा। तो वो बेसिकली जो सर्विस दे रहा है ना, उसको स्पॉन्सरशिप सर्विस बोला जाता है। ठीक है, तो अगर मान लो वो 100 करोड़ ले रहा है, तो 100 करोड़ प्लस जीएसटी, तो मैं जीएसटी पे करूंगा उसे। मेरे पास आईटीसी आ गया हेड ऑफिस के पास, तो हेड ऑफिस तो कुछ बेचता ही नहीं है, पर बेच कौन रहा है? आप सारी ब्रांचेस। सर पर रजिस्ट्रेशन तो एक होती होगी? नहीं होती, हर ब्रांच की अलग, जीएसटी में हर ब्रांच की अलग होती है। और मैं इस पे ज्यादा नहीं बोल सकता, अभी रजिस्ट्रेशन में बोलूंगा। अभी आप मान के चलिए आप अलग अलग स्टेट में हो, आपकी अलग रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी, आप मुझे बताइए बेच कौन रहा है? आप सब। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी किसकी आई? हाँ, दूसरे वेबसाइट पे आप बुक कर रहे हो आईटीसी, गलत है? गलत नहीं है। आप एक चीज समझिए, आप सारे अलग अलग एमआरएफ की दुकानें हो, आप बेच रहे हो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। क्या आपको जो मेरे पास जो आईटीसी पड़ा है, क्या वो मैं आपको दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकता हूँ, क्योंकि मैं वो सर्विस ले रहा हूँ, एमआरएफ की प्रेजेंस बढ़ रही है, तभी तुम्हारी सेल हो रही है। समझ रहे हो? तो बेसिकली हेड ऑफिस एक डॉक्यूमेंट इशू करता है। समझ रहे हो? हेड ऑफिस को क्या बोला जाता है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट दैट इज इशूड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। मैं आईएसडी हूं और नाम से ही समझ आ रहा है, मेरे पास इनपुट है, इनपुट सर्विस है मेरे पास, मैं गुड्स की बात नहीं कर रहा। समझ रहे हो? मैं सिर्फ सर्विस की बात कर रहा हूं, दैट आई हैव द पावर टू डिस्ट्रीब्यूट दिस सर्विस। हाँ जी, क्लियर है? क्या कह रहे हैं? क्लियर है? रेशियो तो नहीं होता होगा, 3 पे डिवाइड करना है। ऑन सम लॉजिक, आप कितनी सेल कर रहे हो महीने के, उस हिसाब से। बेटे लास्ट वाला पॉइंट, इनवॉइस इशूड बाय रेसिपिएंट। सर अभी तक तो इनवॉइस कौन इशू कर रहा था? सप्लायर। सर ये रेसिपिएंट कब करेगा सर? रिवर्स चार्ज में। क्योंकि जो, हाँ, क्योंकि जो रिवर्स चार्ज होता था उसमें सप्लायर को जीएसटी चार्ज नहीं करनी होती थी, रिसीवर को, रेसिपिएंट को जीएसटी बिल पे भी लिखनी होगी और पे भी करनी होगी। तो कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए? इनवॉइस। और मैंने आपको आरसीएम बता रखा था, along with proof of payment। आरसीएम के ऊपर आपको आईटीसी तब मिलता है जब आप उसकी पेमेंट भी कर चुके हो। याद आ रहा है? नहीं आ रहा? यस सर। सेल्फ इनवॉइस इन केस ऑफ आरसीएम। बस बेटे लास्ट, अब फटाफट अब करूंगा। सर आरसीएम में आईटीसी यूज तो नहीं करते? हाँ, टू पे द लायबिलिटी ऑफ आरसीएम यू कैन नॉट यूज आईटीसी, वो कैश में ही पेमेंट होती थी, है ना। ये सारी, ये हमने लिखी हुई है बातें, इसलिए मैं इस पे आगे चल रहा हूँ अभी। ठीक है ना? अगर फ्रॉड के बेसिस पर आपके ऊपर कोई डिमांड निकल गई, ठीक है, मान लो आपने ना बहुत सारी चीजें परचेज करी थी विदाउट इनवॉइस, ठीक है, सरकार ने आपको पकड़ लिया कि भाई तुमने विदाउट इनवॉइस परचेज करा, 10 करोड़ का तुमने घपला कर दिया जीएसटी का, अब तुम पे करोगे। ठीक है, मान लो अगर यहाँ पर कोई चीज बहुत सारी मैंने परचेज करी हुई है, पता ही नहीं लग रहा कि किससे परचेज, लॉजिकली तो जिसने बेचा उसको इनवॉइस इशू करना चाहिए था। गवर्नमेंट कहेगी भाई हम तुमने 500 लोगों से परचेज करा है, गलती तो तुम्हारी भी है ना, तो इनके ऊपर 10 करोड़ का जीएसटी है और वो तुमको पे करना है। मुझे बताइए ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तुमने पे भी कर दिया, अब तुमने बोला सर आप एक बात बताओ, ये मेरे इनपुट्स थे ना, और मैंने 10 करोड़ पे भी कर दिए, मेरे को आईटीसी दे दो। समझ रहे हो? फ्रॉड के केस में आईटीसी ले लोगे आप। चलिए गुड। अब बेटे एक दो पॉइंट आसान बताता हूँ, उसके बाद चलते हैं। इनवॉइस वाला पॉइंट हमारा डन है।
नेक्स्ट कंडीशन क्या थी बच्चे बताओगे? रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विस। और कौन सा सेक्शन है जी? 16(2)(b). केस सही समझ आ जाएगा। मिस्टर एक सप्लायर है, मिस्टर बी एक रेसिपिएंट है। मिस्टर बी को गुड्स रिसीव हो गए, क्या आईटीसी मिल जाएगा? मिस्टर एक सप्लायर है, मिस्टर बी रेसिपिएंट है, गुड्स नहीं मिले हैं, क्या आईटीसी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। अब आप एक चीज समझिएगा, सपोज करो बेटा एक शॉप है कालका जी में और एक शॉप है मालवीय नगर में, ठीक है। मान लो दुष्यंत सर की शॉप जो है वो कहां पर है बेटा? और मेरी शॉप कहां पर है बेटा? तो दुष्यंत सर ने क्या बेचा? क्या बिजनेस कर सकते हैं दुष्यंत सर अगर पढ़ा ना रहे होते तो? मैट्रिमोनियल सर्विसेज, शादी कराते फिर हो सकती है। शादी क्यों नहीं करना चाहिए बता। मान लो एसी की दुकान है सर की, तो मैंने दुष्यंत सर को ऑर्डर दिया कि मुझे एसी चाहिए। और मैंने क्यों ऑर्डर दिया? क्योंकि मेरे पास ना एक कस्टमर है, ठीक है। कस्टमर मान लो सुफियान है कस्टमर, और सुफियान को एसी चाहिए। कितने एसी खरीदेगा सुफियान में से? डिपेंड करता है कितने पैसे हैं। किस पे डिपेंड करता है? गर्मी कितनी है, ठीक है। मान लो सुफियान ने 10 एसी का मेरे को ऑर्डर दे रखा। उसने कहा सर 10 एसी। मैंने कहा दुष्यंत सर से ले ले यार, वो तो वही है। कह रहे नहीं सर उनसे नहीं लो, ठीक है। तो मैंने कहा चल ठीक है। और हमारा ना अलग अलग है, दुष्यंत सर और मेरा अलग अलग बिजनेस है। बट मुद्दे की बात है, सुफियान जो है वो वाला कब क्या हुआ? वही नहीं आओ बेटा मैथ्स पढ़े। मैथ्स मैथ्स आसान होती है एकदम। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और पूछ ले। हाँ 2 फैक्टोरियल ना, 2 into 1 आता है। ए क्यू प्लस बी क्यू कोई फॉर्क होता ही नहीं। ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तेरे को 29 अक्टूबर का याद नहीं था, मेरे को अपना सीपीटी का याद होना चाहिए। अभी मैंने पढ़ाया नहीं ना उसके बाद। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस सी तो आएगा नहीं, है नहीं इसमें, छोड़ो। कह रहे हमें मौका मिल गया टेस्ट लेने का, मैं ही लेता रहता हूँ, आज हम बताते हैं आपको। किसका कह रहे हो? ए पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। नहीं मुझे याद आ रहा, रुको। मैं अपना टैलेंट ना बताता नहीं, ये बस सोच रहा मुझे आता नहीं है। आ गया यार। सर गलत कर रहे हो। प्लस 2ca सारे क्यों वाले आगे ab। अच्छा क्या होता है वैसे बताना, मेरे को याद नहीं आ रहा है। मुझे लगता था कह रहे हमें खुद नहीं आता। क्या होता है? मेरे को समझना भी नहीं है, छोड़।
यही ठीक है, आ जाओ बेटा, कालका जी और गोविंदपुरी की दुकान में सामान इधर से उधर करते हैं। हाँ जी, तो सूफियान ने बोला कि नहीं सर एसी लेंगे तो सर आपकी शॉप से लो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। आपने बोला दोनों बायर से हाँ क्या कह रहे हैं? आपने बोला दोनों का अलग-अलग बिजनेस है, फिर आप एसी कैसे देते हैं? दोनों का अलग अलग बिजनेस है, पर दोनों एसी की दुकान नहीं चला सकते। आपने बोला कि हाँ, दोनों, दुष्यंत सर का अलग बिजनेस है, मेरा अलग बिजनेस दोनों का है। एसी का शॉप है। दोनों का एसी अलग है ना। कालका जी में ही शॉप है, मालवीय नगर में शॉप है। ये सूफियान, ये गोविंदपुरी में रहता। इसको गर्मी लग रही है घर पे, इसको एसी चाहिए। इसने फोन उठाया, कॉल कर, एसी चाहिए। ठीक है, तो और मेरा बड़ा सिंपल सा फंडा था, दुष्यंत सर ना सस्ते में एसी बेचते हैं, तो मैं जितने भी मेरे कस्टमर है ना, मैं तो दुष्यंत सर से परचेज करता हूँ। समझ रहे हो? तो अब सोच के देखो, मुझे एसी में खरीदता किससे हूं? दुष्यंत सर से, और फिर मैं आगे किसको दे दूंगा? सूफियान को। सोच के देखो कैसा लगेगा। पहले एक ट्रक के अंदर मान लो 10 एसी हैं, एक ट्रक के अंदर 10 एसी दुष्यंत सर ने लोड करे, और वो कहां पे भेजे? मालवीय नगर में। और फिर मैं मालवीय नगर पे रोका उनको, ठीक है, मैंने उनको अपनी फैक्ट्री में उतारा। फिर जैसी लेबर ने रखा, मैंने कहा सुन दोबारा इसको ट्रक में डाल दे, और सीधा जाइए एकदम चिराग दिल्ली फ्लाईओवर से, गोविंदपुरी का रास्ता बताया, और सूफियान के यहाँ पर। एग्जैक्टली आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? मैं रिसीव क्यों करना चाह रहा था? क्योंकि सरकार ने कंडीशन रखी हुई थी कि गुड्स रिसीव होने चाहिए, तो मैं अपनी फैक्ट्री में एंट्री दिखा रहा था गेट रजिस्टर पे कि देखो भाई एसी आया है। लेकिन बेटा लॉजिकल बात तो नहीं है ना, अभी तो ये 5 किलोमीटर की बात है। सपोज करो मेरे को मुंबई से गुड्स आने होते और मैंने बेचने भी मुंबई में है, तो ट्रक वाला 10 दिन लगाकर मुंबई जा रहा है, मुझे बोल रहा वापस चला जा मुंबई। लॉजिक नहीं बैठ रहा ना बात का। तो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट आया, बिल्ड टू शिप टू। ध्यान से सुनना, नाम इसका ये होता है, बिल्ड टू शिप टू। अच्छा, इसमें कितने इनवॉइस हैं? बेसिकली एक इनवॉइस है जो दुष्यंत सर मुझे देंगे, और एक इनवॉइस है जो मैं सूफियान को दूंगा। मेरे पास इनवॉइस तो है, लेकिन क्या मैं गुड्स रिसीव करूंगा? मैं सीधे सीधे दुष्यंत सर को कस्टमर का बताऊंगा कि भाई ये कस्टमर है, उसका ये एड्रेस है, उस पर सीधा गुड्स भेज दो। आप मुझे बताइए, क्या मुझे आईटीसी मिल जाएगा? यस, मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा। क्या सूफियान भी अगर फर्दर बेचता है, उसको आईटीसी तो मिल जाएगा, क्योंकि उसके पास एक मेरा इनवॉइस तो है ही, और गुड्स भी तो उसको रिसीव हो ही गए हैं। सो इवन इफ गुड्स आर नॉट रिसीव्ड बाय मी, अगर रास्ते में ही मैं उसको, चाहे मेरे पास आ रहे थे, मैं रास्ते में डेविएट कर दूं उसको कि भाई वहां जाना है, तो भी मेरे को आईटीसी मिल जाए। बताइए, क्लियर है? तो यही बात लिखी हुई है। वो तो प्रोसीजरल, हाँ, पर उसकी बातें मेरे को नहीं करनी कि कौन से ई वे बिल होते हैं, बहुत सारी और चीजें होती है। मतलब जब ये गुड्स चलते हैं ना, तो पहले से ही डिटेल्ड होती है। जब ये ट्रक चल रहा है, ऐसे नहीं होता कि ये जा रहा है फिर इसको कहीं और भेज। आज के टाइम पे इतना स्ट्रिक्ट है, अगर ये ट्रक बीच में से मेरे पास ऑर्डर है और मैंने इसको भेजना है ना, तो मेरे को ऑनलाइन अपडेट करना पड़ेगा दैट द लोकेशन हैज बीन चेंज्ड ऑफ द ट्रक। इस लेवल पर चल रहा है, हाँ, ऑनलाइन eWaybill.com। आप जैसे तुम जोमेटो से ऑर्डर करते हो, तुम्हें पता लगता है ना आगे से लेफ्ट लेगा, ऐसी है बेटा, समझ रहे हो? जैसे तुम उबर में जाते हो, तुम बोलो भैया यहाँ से मुझे दूसरी जगह जाना होगा, यही चल रहा है उस उधर भी, समझ रहे हो? तो उस लेवल पर पूरा सेग्रीगेशन। हाँ जी बोलिए। इतने चार्जेस, इतने चार्जेस, बिल्कुल। बताइए, क्लियर है बच्चे? ये ऊपर वाला एग्जांपल भैया सिर्फ कालका जी हरियाणा और कुछ और बना होगा। चलिए
अगला खत्म हो गया वो हमारा रिसीव्ड वाला, इतना ही था। अच्छा, एक लॉट्स वाला भी आता है, उसमें प्रोवाइजो होता है वो, पर मैं बोल देता हूँ। वो दिख नहीं रहा, मैं लिख देता हूँ। पीछे लिखा हुआ है साफ साफ, तुम कैसे ये और तो मैं बोल ही रहा था बस। सर जी, सपोज करो मैंने 500 एसी मंगवाए, ध्यान से सुनना, 500 एसी का ऑर्डर दिया मैंने, बिल कितना होगा? 1। लेकिन क्या वो एक बिल, ऑर्डर एक ही दिया ना मैंने, तो 500 एसी इस रेट पर है, बिल 1 होगा, पर क्या वो 500 के 500 एसी एक ही ट्रक में आ जाएंगे? एक में नहीं आएंगे। कितने में आएंगे? 10-12। तो एक ट्रक में कितना हुआ? मैथ्स करी है ना तूने? मैंने तो कर भी ली कैलकुलेशन। हाँ, एक ट्रक में मान लो 10 एसी अगर आ रहे हैं, तो कितने ट्रक लगे? 50। ये आना चाहिए, ए क्यू बी क्यू ये सब ऐसे ही है, ठीक है। तो बेसिकली 50 ट्रक आ रहे हैं बेटे। 50 ट्रक क्या एकदम लाइन में आ रहे होंगे? अगर मेरी फैक्ट्री में गुड्स घुसेंगे तो एक साथ घुसेंगे बेटा ये। सबके पास बिल सेम है। वो ट्रांसपोर्टर है, उसको बिल की कॉपी सबको मैं दे दूंगा, और वो डिटेल में नहीं जाना मैं, वो ई-वे बिल है, ठीक है। ये सारे के सारे ट्रक आ रहे हैं, एक ही दिन आ जाएंगे, या हो सकता है डेज भी अलग हो जाए? हो सकता है सर महाराष्ट्र से आ रहे हो, कोई ट्रक बीच में खराब हो जाए, गिर जाए, कुछ भी हो जाए, समझ रहे हो? तो बेसिकली मेरे को आईटीसी, पहला ट्रक आ गया, दूसरा ट्रक भी आ गया, तीसरा भी आ गया, लेकिन बाकी नहीं आया सर अभी। आप ये लगा लो कितने ट्रक थे टोटल? 50 थे। 49 ट्रक एक दिन आ गए, और एक ट्रक था बेटा वो गिरा हुआ है बेटा। क्या मैं आईटीसी बुक कर सकता हूँ? गिरा हुआ है, कह लो 2 महीने बाद पहुंच रहा है, पंचर हो जा रहा है हर 10 किलोमीटर बाद, क्या मैं आईटीसी बुक कर सकता हूँ? कि जो रिसीव कर लिया उसका तो कर लो, नहीं कर सकते। अगर आपके एक सिंगल बिल के अगेंस्ट मल्टीपल ट्रक्स या मल्टीपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आ रहा है, जब तक लास्ट ट्रक नहीं पहुंच जाता आप आईटीसी बुक ही नहीं कर सकते। अगर वो रिमेनिंग का भी नहीं कर सकते? रिमेनिंग 49 का नहीं कर सकते टिल द टाइम यू रिसीव द लास्ट स्लॉट। हाँ जी, क्या कह रहा था? जल जब आए ना तो हो सकता कर दोगे, तो कर दोगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं एग्जाम में कैसे आएगा, 5 ट्रक है, इस दिन चल रहे हैं, अलग अलग डेट्स दी होंगी, वो बोलेंगे कौन से दिन आईटीसी बुक करना है, लास्ट ट्रक जब आपका आ रहा है आपको तब सारा का सारा बुक करना है। क्या दोस्त? लास्ट, इफ इट इज अगेंस्ट 1 बिल, तो जब लास्ट, अगर बिल अलग है, 50 ट्रक है, 50 बिल बने हुए, कोई दिक्कत नहीं, बिल के अगेंस्ट करते कोई बात नहीं। सर अब तो खुद से आईटीसी बुक भी नहीं करते, जैसे सप्लायर पे करता है आईटीसी में वो होने लगता है। प्रोविजनल बेसिस भी एक कॉन्सेप्ट है, खुद से भी कर सकते, सरकार ने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दी। मैडम सप्लायर जब डिटेल भरेगा तो वो ट्रक की डिटेल भरेगा नहीं भरेगा? ट्रक पहुंचा है नहीं पहुंचा ये स्टेटस पता लग जाएगा नहीं लग जाएगा? और अगर नहीं पहुंचा हुआ तो सॉफ्टवेयर में ऐसे बने हुए हैं इंस्ट्रूमेंट्स कि आईटीसी आपको नहीं रिफ्लेक्ट कर देगा। नहीं, आईटीसी कैन बी बुक्ड ऑन रिसिप्ट ऑफ लास्ट, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया। अब मैं अगला आ रहा हूं बेटा आपके पास, 16 टू सी क्या था याद है? पेमेंट किसने करनी है? सप्लायर ने। अच्छा मेरा एक सवाल है, तुमने पिज्जा खाया, तुमने पिज्जा वाले को पेमेंट नहीं करी, तुमने उधारी पे पिज्जा खाया, तुम्हारा बिजनेस है, मतलब मान लो यहाँ पे मैंने आपको जैसा पिज्जा खिलाता रहता हूँ, मैंने दोबारा से खिलाया, ठीक है।
तो आप मुझे बताइए, अगर मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं और मैं सारे बच्चों को एक्स्ट्रा लार्ज पिज्जा, एक्स्ट्रा चीज एक एक हर बच्चे को दूं और बोलूं कि क्या मैं इसका आईटीसी बुक कर सकता हूँ? क्या कह रहे हो? चार्ज क्यों नहीं हो रहा है? आईटीसी बुक कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? दिस इज, यू कैन से, आप खाओगे पिज्जा, मैं फोटो खींचूंगा, फिर मैं डालूंगा, फिर मैं सबको दिखा दूंगा हमारे से पिज्जा खिलाता है। कह सकते हो ना, ये चीज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। समझ रहे हो? तो बेसिकली मेरे को आईटीसी मिल जाएगा। मैं क्यों बोल रहा था ये सब बारे में? हाँ, पर मैंने ना डोमिनोज से उधारी पे खरीदा, क्या मुझे आईटीसी मिल जाएगा? बोलो रे। मतलब क्या अगर तुमने गुड्स को उधारी पे खरीदा है तो क्या तुमको आईटीसी मिल जाता है, या तुम अपनी जेब से जब तक पैसा नहीं दोगे? इसका मतलब गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट आर नॉट एलिजिबल फॉर बुकिंग दी आईटीसी। उधारी में गुड्स खरीदे हुए का आईटीसी तब मिलेगा जब तुम उस उधारी की पेमेंट करोगे। ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, नहीं मैडम, ये इंडिया के अंदर बिजनेस क्रेडिट पे चल रहा है, मैं ऐसे कैसे रिस्ट्रिक्ट कर दूं पूरी? मैं तो, मेरे को तो दुकानदार आ जाएंगे मेरे घर पे। सरकार अगर ऐसा कर दे, सरकार अगर ये प्रोविजन डाल दे, कैश बेसिस पे ही क्रेडिट है, पेमेंट करोगे तो ही आईटीसी मिलेगा, एकदम गड़बड़ हो जाएगी, ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। इनवॉइस है तेरे पास गुड्स भी रिसीव हो गए, आईटीसी मिलेगा। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू पे द अमाउंट। तो मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हाँ, मैं सप्लायर के एंगल से बात कर रहा हूँ। और आप ये मत सोचिए अगर मैंने डोमिनोज को नहीं दिया तो डोमिनोज आगे नहीं पे करेगा। डोमिनोज ने तो सप्लाई कर दी ना, उसका तो टाइम ऑफ सप्लाई आ गया, उसको तो अगले महीने पे करनी है, मिले या ना मिले। तो मैं अभी सप्लायर पर हूँ। हालांकि अब आपको दिखेगा सर ये तो बहुत बढ़िया चीज है, रेसिपिएंट के तो मजे है, उधारी पे खरीद ले, पेमेंट भी ना करे, आईटीसी। समझ रहे हो? इस पे भी है कुछ। हाँ, आ जाऊंगा। सर ये वाला पॉइंट फिर से बता देना। अभी मैं आगे पे ही आ जाता हूँ, ये मैंने जबरदस्ती एडवांस में बता दिया था बस। मुद्दे की बात अभी ये नहीं है, मुद्दे की बात ये है, रेसिपिएंट तेरे को आईटीसी तब मिलेगा जब सप्लायर किसको पे कर देगा? सप्लायर ने रेसिपिएंट को कुछ सप्लाई करा, 5 रुपए 5 रुपए, और ये पेमेंट कैसे हो रही है? कैश के थ्रू ही हो रही है, क्रेडिट से भी हो सकती है भाई साहब। यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट भी तो एक मोड ऑफ पेमेंट ही है ना। तो भाई तेरे को ना आईटीसी मिल जाएगा। अच्छा सॉरी, सप्लायर ने इसको सप्लाई करा गुड्स या फिर सर्विसेज, और बिल है मान लो बेटा 100 रुपए का, और उस पर आईटीसी, उस पर जीएसटी था 10 रुपए, तो इसका आईटीसी कितना है? इसको ना प्रोविजनल बेसिस पे मिल जाता। आई एम नॉट सेइंग ही हैज पेड और नॉट, ही गेट्स द आईटीसी ऑन प्रोविजनल बेसिस। ऐसा हो सकता है ना ये डिले कर दे 2 महीना 3 महीना, पर मैं रेसिपिएंट हूं, मेरा डिले नहीं होगा, मैं खुद लिख दूंगा भाई साहब मैंने तो परचेज कर लिया है, ठीक है, तो मेरे को तो आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन आईटीसी गेट्स कंफर्म्ड ओनली इफ सप्लायर डिपॉजिट द टैक्स। सो सॉरी, कंफर्म्ड कब हो रहा? इसकी डेडलाइन अभी नहीं है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर अगर इसने जब पेमेंट कब रिवर्स हो जाएगा, वो सारी बातें मैं अभी एक बार करवा दूंगा, लेकिन आप इतना समझिए, रेसिपिएंट को हमारी कंडीशन पर हम स्टिक रहते हैं। मेरे को आईटीसी फाइनली कंफर्म्ड तभी होता है
जब सप्लायर सरकार को पे कर देता, दैट गेट्स कंफर्म्ड ओनली व्हेन सप्लायर पे कर देगा। क्योंकि बड़ी नॉर्मल सी बात है, मेरे को आईटीसी मिल जाए, सरकार को पैसा नहीं मिला, देगी आईटीसी मेरे को? नहीं देगी। मुझे बताइए, क्लियर है क्या? आप यूज कर सकते हो मैडम, मैं आ जाऊंगा उस पर, अभी वो पॉइंट ना मैं अभी बोल नहीं सकता हूँ, ठीक है? सब चीजों का वो है, वो लॉजिक जो आप कह रहे हो वो लॉजिकल बात है। एक राइट टाइम आके आज ही कर बोल रहा हूँ। लास्ट क्या था बेटा कंडीशन? फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय दी, भाई आईटीसी चाहिए तो आपकी रिटर्न भरी होनी चाहिए। आप रिटर्न भर नहीं रहे हो और आप आईटीसी क्लेम करना चाह रहे हो, ऐसे नहीं। ये जो रास्ते में आया उस पर मैं आ रहा हूँ अभी, लेकिन पहले मैं अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ आपके साथ। आप मेरे को एक बात बताओ, मैंने अगर ये एसी खरीदा चलो एग्जांपल से ही कर लेता हूँ। मान लो एक कंपनी एक्स लिमिटेड ने एसी खरीदा बेटा 1000 का, उस पर जीएसटी पे करा 100 रुपए, टोटल पेमेंट कितनी? आप एसेट कितने में रिकॉर्ड करोगे? 1100? आंसर मत देखो, मतलब ऐसे जनरली पूछ रहा हूँ, जनरली 1000 रुपए। 1000 पे ही होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में होगा कि 100 रुपए का तो क्रेडिट मिल जाएगा ना, बट अगर क्रेडिट नहीं मिल रहा हो दैट बिकम्स कॉस्ट, ठीक है? तो बेसिकली एक्स लिमिटेड ने क्या करा है इसने एसी को कितने में रिकॉर्ड कर दिया है? इससे इसको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिल जाएगा। क्या बेनिफिट मिलेगा? ही विल बी एबल टू क्लेम एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। आपने 1000 रुपए की कॉस्ट अगर दिखाते तो डेप्रिसिएशन 1000 रुपए मिलता ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। अब आपने 1100 कर दिया, तो मेरे को टैक्स में बेनिफिट मिल रहा है। पीजीबीपी हमने पढ़ा नहीं है पर अकाउंट्स तो समझ आती है ना, ऐसी पीजीबीपी में बिजनेस में भी डेप्रिसिएशन मिल जाता है, तो मेरे को टैक्स में बेनिफिट मिल रहा है मैडम। क्या मैडम? बट इस इंसान ने 1100 का एसेट रिकॉर्ड कर लिया, और 1100 का रिकॉर्ड करने के बाद ये कह रहा है कि मुझे आईटीसी भी चाहिए 100 रुपए का। अब नहीं मिलेगा इसको 100 रुपए का आईटीसी, मतलब आप अपनी कॉस्ट भी बढ़ा दो वहां पे। टू क्लेम डेप्रिसिएशन यू आर एडिंग द टैक्स कंपोनेंट इन द कॉस्ट एंड यू आर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन, एंड इन जीएसटी यू आर सेइंग यू नीड आईटीसी। दोनों जगह पे बेनिफिट, इनकम टैक्स में कॉस्ट बना दिया और यहां पर बोल रहे हो आईटीसी दे दो। अगर आप हेडिंग पढ़ लीजिए, इफ डेप्रिसिएशन इज क्लेम्ड ऑन टैक्स कंपोनेंट, अगर तुमने ये 100 रुपए के ऊपर तुम डेप्रिसिएशन पकड़ रहे हो, आईटीसी विल नॉट बी अलाउड। ऑप्शन होता है, बेटर ऑप्शन कौन सा होगा? आईटीसी लेना, क्योंकि वहां पे टैक्स बेनिफिट तो 30% होना है ना। 30% खर्चा दिखाओगे तो 30 रुपए बच, 100 रुपए का खर्चा दिखाऊंगा तो कितना रुपए बचेगा? 30 रुपए। और यहां पर कितना बचना? सीधा सीधा 100 रुपए। तो मैंने यही लिखा है, कैन मिस्टर ए क्लेम आईटीसी? तो आप मुझे बताइए करेक्ट तरीका, अगर यहीं पे मैं दूसरा केस बना दूं, यही सिचुएशन पे अगर मैं बोलूं 1000 रुपए का एसी, 100 रुपए का जीएसटी, 1100, और इसने एंट्री क्या डाली? एसी टू बैंक 1000 रुपए 1000 रुपए, ठीक है जी। फिर ये डेप्रिसिएशन कितना क्लेम करेगा? क्या अब आईटीसी ले सकता हूं? यस सर। एक बेनिफिट, बोलिए क्लियर है? यस सर। सिक्सटीन सबसेक्शन 4, ये सारे केसेस आपके मजे में हो जाएंगे आप अगर समझ आता जा रहा है। बेटे एक बात बताओ, आज ना मैं इधर, मतलब जैसे सपोज करो ऐसी मैंने ड्रॉर खोला और एक ना मुझे इनवॉइस मिला कि मैंने यार ये जो खरीदा था ना
मतलब कुछ मान लो एक प्रोजेक्टर खरीदा था, तो मैं भूल गया था कि ये मैंने परचेस करा था, मेरे को इनवॉइस नहीं था, मिसप्लेस हो गया या कुछ भी रीजन, अकाउंट्स टीम भी भूल गई, और आज मेरे पास एक इनवॉइस है और वो इनवॉइस में देख रहा हूँ यार मैंने 50,000 का प्रोजेक्टर खरीदा था, 5,000 का जीएसटी था इस पे, मैं तो इसका आईटीसी नहीं लिया। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता? तो क्या मैं अब उसका आईटीसी ले सकता हूँ? मान लो 4 साल पुराना इनवॉइस है, सन 2018 में खरीदा हुआ इनवॉइस आज मेरे को दिखा और मैंने चेक करवाया कि यार आकिब जी ठीक है, मैं कह रहा था उधर वाला रूम में कुछ भी नहीं है, उधर आराम से सो ले, ठीक है। सन 2000, अभी हम 22 में हैं, 2018 में एक इनवॉइस मिला मुझे आज और उस पे 5,000 का जीएसटी है, क्या मैं आज उसको बुक कर सकता हूं? आंसर इज नो। ऐसे नहीं होता, तुम किसी भी दिन उठकर आओगे बोलोगे सरकार को ये बिल रह गया था जी, आईटीसी दे दो अब हमें, मैं बुक कर देता हूं अपनी रिटर्न में कि ये बिल रह गया था। ऐसे नहीं होता, एक टाइम है। Sorry, I couldn't find anything called QC without carrier. ठीक है, सो बेसिकली there is some time foundation, last time to avail, avail का मतलब समझते हो? और ध्यान से सुन लो बात को, लिमिट नंबर ए एंड लिमिट नंबर बी, whichever is earlier। लिमिट नंबर ए क्या, ध्यान से सुनना, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। ओके बेटा, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात चल रही है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है। ड्यू डेट, कई बार लिखा होगा डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, ड्यू डेट लिखा है मैंने, फोकस करो। और फाइलिंग रिटर्न कौन से सेक्शन में, हमें पता भी नहीं 39 में क्या जाता है, बट ये है कि इसकी कोई डेट होएगी। फॉर द मंथ ऑफ सितंबर इट इज फिक्स्ड, सितंबर का महीना ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। सर सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर क्या होगा अभी बता दूंगा मैं, लेकिन आप ये बताइए, आपको इतना तो पता है ना सितंबर के महीने की ड्यू डेट जाती कब है? 20 अक्टूबर। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, आज का बिल है, आज क्या तारीख है बेटा? 19 नवंबर का एक इनवॉइस है। मैं आपसे पूछ रहा हूं मैं कब तक बुक कर लूं इसको? आज बुक कर लूं, कर सकता हूं, कल कर सकता हूं, परसों, व्हाट इज द लास्ट डेट आई कैन बुक इट? तो आप समझिएगा, हाँ हाँ बोल रहे हैं, एक बार देखते हैं। एग्जैक्टली, ये इनवॉइस जब का भी है, कौन सा साल हुआ बेटा? 22-23। क्या कह सकता हूं ये इनवॉइस आज के दिन का है? अब ये जो भी साल है वो क्या कह रहा था? सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। और मंथ कौन सा बेटा? सितंबर। और उसकी ड्यू डेट सॉरी 20 अक्टूबर 2023। आपको समझ आई लिमिट? ये सितंबर से होनी है। 13 months की लिमिट होगी। सितंबर आपकी फिक्स है, सितंबर फिक्स्ड है। हाँ मतलब जितना भी टाइम पीरियड बन रहा है तेरा, कि यहां से लेके यहां तक का तू 20 अक्टूबर तक ही भर सकता। बोलिए, समझ आया? इनवॉइस कौन से पीरियड का है? 19/11 आज का इनवॉइस है। इसका आईटीसी में कब तक रिकॉर्ड कर सकता हूं? 20 अक्टूबर 23 तक। ये 20 अक्टूबर 23 क्या है? दिस इज ड्यू डेट ऑफ GSTR 39। कौन से महीने की? सितंबर की। सितंबर के महीने की ड्यू डेट क्या होती है? 20 अक्टूबर। तो इस साल कौन सा लेना है मेरे को? नेक्स्ट ईयर। तो ये जिस साल का इनवॉइस है उससे अगले साल का सितंबर लेना है मैंने। सर ये नवंबर चल रहा है सर। सितंबर का महीना फिक्स है ना? अभी नवंबर चल रहा है। वही तो पूछ रहा हूँ फिक्स है क्या? वो 3 बार बताया।
सर क्योंकि वो कॉम्बिनेशन ऐसा है तो मतलब ऐसा कि नेक्स्ट मंथ से कर सकते हैं। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बस हमारे पास अक्टूबर सितंबर का तो बताओ। जिस भी साल का इनवॉइस है, या कुछ आप सितंबर नंबर एक साथ मत करो, जिस भी साल का इनवॉइस है, अगले साल सितंबर का जो ड्यू डेट है, दैट इज द लास्ट डेट। अब इस लाइन को पढ़िए, सितंबर इज फिक्स्ड, अब इसको आराम से पढ़िए। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। समझ आया? जुलाई का हो जो ईयर एंड पे टाइम कम हो जाएगा तो मुझे लिए करते मार्च में लिया। मतलब केस बना, इनवॉइस किस पीरियड का है, सीधी सी बात है, इनवॉइस पता हो बस। सर 31 मार्च 2023। इधर डेट ऑफ इनवॉइस है, इसके तू लास्ट 20 अक्टूबर 23 तक कर सकता बस। समझ रहे हो? ये 22-23 का इनवॉइस हो गया ना, तो 22-23 से अगला साल कौन सा हो गया? सर 1/4 हुआ। 21-22 है ना, समझ गए ना? 21-22 है तो 22-23 का अक्टूबर 20 हो जाएगा। बुक करने का होता है, यूज तो 6 साल बाद कर रहा है उससे ऊपर। मैं बोला वो पूल ऑफ फंड्स होता है, जैसे तेरा आईटीसी तेरे पास पड़ा है बकेट में, तो जब यूज करना है तो कर, लेकिन तू इसके बाद बुक नहीं कर सकता। सर एक ही डेट है क्या? नहीं बेटा, दूसरी डेट है डेट ऑफ फाइलिंग दी एनुअल रिटर्न। अब सर जी ये एनुअल रिटर्न क्या होती है? आपकी पूरे साल की डिटेल भी जाती है। एक रिटर्न तो मंथली जा रही है, जब पूरे 12 महीने कंप्लीट हो जाते हैं तो पूरे 12 महीने की डिटेल जाती है, उसको एनुअल रिटर्न बोला जाता है। उसकी जो ड्यू डेट होती है, मैं वहां वो यहाँ लिख रहा हूँ, बट क्या यहाँ पे ड्यू डेट लिखा है? डेट ऑफ फाइलिंग। मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ कि इसकी ड्यू डेट क्या होती है। ड्यू डेट इज 31 दिसंबर ईच ईयर। अभी 31 दिसंबर आने वाला है, 31 दिसंबर 2022। इस टाइम पे लोग एनुअल रिटर्न भरेंगे कौन से साल की? 21-22 तो खत्म ही हुआ, 20-21 जो साल अभी भी खत्म हुआ। आई एम सॉरी, 21-22 खत्म हो गया ना। तू सो रहा था ना, मैं भी सो गया। तू ऐसे सो मत, मेरे को हर्ट हुआ, मेरे पूरे फाइनेंशियल ईयर ही हिल गए मेरे। ठीक है, 21-22 कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो 21-22 की डिटेल कब भरनी है मेरे को? 31 दिसंबर में भरनी है आपको। मैं लिख देता हूँ मेरी यार भाई, छोटे लोगों के लिए नहीं होती है, हम सिर्फ पढ़ा सकते हैं। अरे ठीक है, अब अगर मैं तुम्हें बोलूं डिटेल्स नहीं, अगर फाइनेंशियल ईयर 21-22 है तो इसकी एनुअल रिटर्न की लास्ट डेट क्या है? दिसंबर 23। 22 31 मार्च भी चाहिए। अच्छा, और फाइनेंशियल ईयर 21-22 का अगर कोई इनवॉइस छूट गया था तो मैं उसको रिकॉर्ड कब तक कर सकता हूं? मतलब आईटीसी अगर मैं बुक करना चाहता हूं, तेईस ही हुआ ना फिर। समझ आ रहा है ना? 22 है, 21-22 फाइनेंशियल ईयर है। अगले साल सितंबर आएगा, इसका बताओगे पूरा कौन सा सितंबर है, ईयर कौन सा है? हाँ हाँ, सितंबर 22 ही है ना, तो सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा, वही तो 22 का ही होगा ना। समझ गए ना? यस सर। फिर नवंबर, फिर दिसंबर। दिसंबर तक कर सकते हैं।
दिसंबर ना। फाइलिंग है अभी तक मैं आया ही नहीं हूँ, सुन लो अब। सर अर्लियर सर हमेशा सर जो बड़ी होगा यहाँ ड्यू डेट नहीं लिखा मैंने, इसलिए बोल रहा हूँ, सुन लो एक बार, अभी खत्म नहीं हुआ। हमारा सवाल अभी भी यही चल रहा है, जो इनवॉइस मिसिंग है वो किस पीरियड का है बेटा? तो ये लास्ट डेट कब तक कर सकता हूं मैं? 20। ये सब सेटल्ड है। क्या यहाँ पे मैंने ड्यू डेट लिखा है, डेट ऑफ फाइलिंग लिखा है? मान लो अगर मैंने 10 जुलाई 22 को ही एनुअल रिटर्न भर दी, क्या मैं 10 जुलाई के बाद आईटीसी ले पाऊंगा? नहीं ले पाऊंगा। समझ रहे हो? डेट ऑफ फाइलिंग है। अगर तुमने पहले ही भर दी तो पहली डेट खत्म हो गई फिर उसकी। तो अगर 10/7 हो गया, 10/7/22, सर अगर 31 दिसंबर को भरे तब तक तो 20 अक्टूबर इस। अच्छा सर ये तो लॉस 31 दिसंबर में क्या होना चाहिए? मतलब टाइम तो मिलना चाहिए। नहीं मतलब देख, जनरली क्या होता है, हर कोई, अगर प्रैक्टिकली बात करूं, कोई भी पहले नहीं भरता, मतलब 31 दिसंबर तक ही भरेगा, तो बाय डिफॉल्ट हो जाता है। बट पेपर में ऐसे नहीं लिखना आपको, पेपर में इसके आगे ड्यू नहीं लिखा, ये इंपॉर्टेंट बात है। समझ रहे हो? बहुत ही खतरनाक बात। सर जब मैंने ड्रॉर खोला था तो मुझे क्या मिला था? जब मैंने ये वाला ड्रॉर खोला तो मुझे डेबिट नोट मिला बेटा। ये जो डेबिट नोट था, इस डेबिट नोट का मतलब पता है आपको? ये ना रेफरेंस देता है इनवॉइस की, कि ये डेबिट नोट किस इनवॉइस के अगेंस्ट इशू हुआ है। ये मैंने तुमको 10 रुपए का सामान बेचा था, 5 रुपए कम लिए थे, तो डेबिट नोट में लिखूंगा आई हैव ऑलरेडी इशूड यू दिस इनवॉइस नंबर, और ये है, ठीक है। तो डेबिट नोट भी वो गया था, मिसप्लेस हो गया था। तो डेबिट नोट के का जो क्रेडिट है वो मैं कब तक रिकॉर्ड कर सकता हूं? सर जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल बनाया हुआ है, ध्यान से देखना, एग्जांपल अच्छा बना हुआ है। मेरा कौन सा साल है बेटा? 18-19। ध्यान से देखना, ठीक है? 2 मिनट में हो जाएगा। मेरा साल है 18-19, 18-19। मैंने परचेज करा 10/18 को। अगर मैं ये बिल भूल गया तो मेरे को लास्ट डेट क्या चल रही है बेसिकली? 20 अक्टूबर। और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैंने एनुअल रिटर्न 10 सितंबर को भर दी तो व्हिचएवर इज अर्लियर। इनवॉइस वाली बात क्लियर है? इस इनवॉइस के अगेंस्ट एक डेबिट नोट इशू हुआ था। वो डेबिट नोट इशू 18-19 में नहीं हुआ, वो डेबिट नोट इशू हुआ 19-20 में। साल बदल दिया मैंने डेबिट नोट का। तो क्योंकि ये डेबिट नोट इस इनवॉइस से लिंक्ड है, तो इस डेबिट नोट के अगेंस्ट का आईटीसीपी में 10 सितंबर तक ही रिकॉर्ड कर सकता हूं। पहले ऐसा होता था, इनवॉइस और डेबिट नोट को एक साथ ही देखा जाता था, कि भाई तू अगर इसको मिस कर गया ना डेबिट नोट को, तो इसकी भी लास्ट डेट क्या है भाई? 10 सितंबर जो इनवॉइस की चल रही है। अब ऐसा नहीं है, डीलिंक कर दिया गया है। ये डेबिट नोट कौन से साल का है? 19-20। तो अगर ये 19-20 का है, तो जब अगला साल खत्म होगा सितंबर की 20 अक्टूबर आ जाएगी और एनुअल रिटर्न पे चढ़ देगा। डीलिंग कर दिया, इनवॉइस अपना चल रहा है, डेबिट नोट अपना चल रहा है। कंक्लूडिंग बात ये है, आपको कुछ नहीं देखना किससे रिलेटेड है। डेबिट नोट इस साल का, अगले साल का सितंबर। बोलिए, क्लियर है? तो ये पूरा वही चीज बनी हुई है। अकाउंट्स का इसमें कोई पॉइंट होगा तो बताऊंगा। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बोला अभी तो। नहीं मैडम, एनुअल रिटर्न भर दी थी उसने 10 सितंबर। दूसरी डेट थी डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, तो 10 सितंबर। जो फिक्स डेट थी वो थी 20 अक्टूबर। ठीक है ना? बस बेटे खत्म होने वाला है बेटे, बस। वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट।
अकाउंट्स में ना बड़ा लाइट है, 1 घंटे में खत्म। मैंने आपको एक चीज बोली थी, बड़े ध्यान से देखना, ये एग्जाम्पल है, केस स्टडीज भी बनी है, मैं बड़ी गहरी गहरी बातें करी हैं आपके साथ मैंने आज। सर जी एक सप्लायर है और एक रेसिपिएंट है। सप्लायर जो है वो गुड्स और सप्लाई को सप्लाई कर रहा है। इनवॉइस नंबर 1, इनवॉइस नंबर 2, इनवॉइस नंबर 3। 500 रुपए, 500 रुपए, 300 रुपए, 50, 50, 30। मुझे बताइए इस सप्लायर ने कितने रुपए का सामान बेचा है उसको? 1300 का। लेकिन बेटे सप्लायर, मैंने तुम्हें बताया था, रिटर्न भरता है तब उसको दिखता है आईटीसी। तो इसने अपनी जीएसटीआर 1 भरी। जीएसटीआर 1 होती है डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। तो मैं पे लिख देता हूं, अच्छा लिखा ही हुआ है, इट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। आईएफएफ क्या होता है? ये होता है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। छोड़ दो इसको, रिटर्न के अंदर बात करें। सप्लायर ने 3 बार सामान बेचा है, 500 का एक बार बेचा, अगली बार 500 का, फिर 300 का। लेकिन सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 1 में कितने रुपए दिखाए? उसने ये दिखा दिया, उसने ये दिखा दिया। तो इसका मतलब कितने रुपए का आईटीसी अपने आप दिख रहा होगा? ये इसके किस में दिख रहा होता है? जीएसटीआर 2A 2B। ये क्या होता है? छोड़ो ना, सिर्फ 2 की सीरीज पता बस। कितने रुपए दिख रहा होगा? रेसिपिएंट के साथ अन्याय हो रहा है, नहीं हो रहा? रेसिपिएंट कह रहा है कि मुझे आईटीसी जो मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए 130 का, लेकिन सरकार ने ऑटोमेट कर रखा है। क्योंकि सरकार का ये कहना है अगर मैं ऑटोमेट नहीं करूंगी ना तो ये फालतू का क्रेडिट भी लेते रहते हैं रेसिपिएंट लोग। मैंने अगर इसको लिंक नहीं करा ना, आप क्या क्या परचेस करते जा रहे हो, लिंक ही नहीं होगा तो पता ही नहीं लगता। तो सरकार ने ये स्टैंड ले रखा है, भाई ये जो डिटेल देगा तेरे को वही आईटीसी मिलेगा। इसको मिलना कितना चाहिए था? हालांकि 130, बट कितना मिल रहा है इसे? सरकार ने बोला चल ठीक है, रो मत, थोड़ा सा आईटीसी और दे देते। कितना आईटीसी? आईटीसी ही कैन क्लेम ऑन हिज ओन सेल्फ असेसमेंट, कि तू खुद से डाल दे चल। कितना मालूम है? 5% ऑफ एलिजिबल क्रेडिट। अब सर जी ये एलिजिबल क्रेडिट क्या है? एलिजिबल क्रेडिट है बेटा 100 रुपए जो तेरी रिटर्न में अपने आप दिख रहा है। जो तुम्हारी रिटर्न में अपने आप दिख रहा है जीएसटीआर 2 के अंदर, कितना दिख रहा है? 100 रुपए। तो 100 रुपए का 5% और ले ले, 5 रुपए। इसका मतलब तेरे को टोटल आईटीसी कितना मिल जाएगा? वो पेमेंट कर देगा उसको 25 मिल जाएगा। पूरा दोबारा 30 नहीं मिलेगा, प्रोपोर्शनेट 25 का मिलेगा। यहां तक पहले समझ आई बात? अब आप एक बात बताइए, अगर ये लास्ट बिल 100 रुपए का होता और इस पे जीएसटी 4 रुपए होता, तो इसको 100 तो मिल गया था। ये रेट फिक्स है 5%, एलिजिबल 100, कितने आ जाएगा? 105। इतना तो इसका वैसे ही नहीं बन रहा था। तो बेनिफिट और हो गया। सुनना एक बार, अगर इसको सब सही भी रहता तो भी कितना था? 100-400 पर थोड़ा ना चले जाओगे आप। ये जो 5% जो आप एलिजिबल का ले रहे हो, आपको ऐसे थोड़ा ना ले लेना है कि आपका जो ओरिजिनल जो बनना था उससे ही ज्यादा चले गए आप ये 5% की वजह से। तो आपको ये लाइन समझ आ रही है, ये जो मैंने लिखा है, दिस कैन नॉट एक्सीड 30। समझ आई? मेरे को बताइए आपको समझ आया कि नहीं आया? आपको ये इंश्योर, और ये पेपर में ऐसे ही आएगा। मान लो 3 बिल है, ये हो गया, और वो बोलेगा बताओ कितना आईटीसी टोटल ये ले सकता है। आप बताइए कितना आईटीसी लेगा? सर देखो 100 तो बन ही रहा है, 5% ऑफ 100 अगर मैं करता हूं तो 5 होता है, तो ये तो सर 105 हो जाएगा।
तो सर ये जो 5 है ये इससे एक्सीड नहीं हो सकता। बोलिए क्लियर है? चलिए गुड। एटलीस्ट इसका जिसका लॉस नहीं होगा, हाँ उसमें एटलीस्ट लॉस नहीं होगा। 4 रुपीज 4 क्लेम करेगा वो, है ना, 4 रुपीज क्लेम करेगा। बस बेटे खत्म होने वाला है, बस हिम्मत बनाए रखो। लास्ट पॉइंट है बच्चे, खत्म, लास्ट पॉइंट। सर ये सप्लायर है, ये रेसिपिएंट है। रेसिपिएंट ने गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट पे, तो आप ये कह सकते हो कि इसने सप्लाई करे हैं क्रेडिट पे गुड्स या फिर सर्विसेज। क्या रेसिपिएंट को आईटीसी मिल जाएगा? लेकिन इफ मान लो एसी था 100 रुपए का, जीएसटी है 10 रुपए का, 110 रुपए, और मान लो चलो बिल की डेट की अभी मैं बात नहीं कर रहा, इसको आईटीसी कितने रुपए का मिल जाएगा बेटा? 10 रुपए का आईटीसी मिल जाएगा। इफ इनवॉइस प्लस टैक्स is not paid within 180 days, अगर आपने ये जो पेमेंट कर रही है ना उसको 110 रुपए की, और मैं सिर्फ टैक्स की बात नहीं कर रहा कि टैक्स की पेमेंट कर दो, तुमको इनवॉइस भी पे करना पड़ेगा जो बैलेंस गुड्स की वैल्यू है या सर्विसेज की, और जीएसटी की भी। इफ इट इज नॉट पेड विद इन 180 डेज, तो आईटीसी ऑफ ₹10। अच्छा सर 180 डेज कौन से दिन से निकालेंगे? फ्रॉम दी, आप अपनी समझ से बताओ क्या लूंगा? एग्जैक्टली फ्रॉम दी डेट ऑफ इनवॉइस। अगर आपने इसको 6 महीने के अंदर अंदर 180 दिन के अंदर पे नहीं करा, तो जैसे ही 180 दिन खत्म हो जाएंगे, ये जो 10 रुपए है जिसका तुम आईटीसी ले चुके हो, इसको तुमने बुक कर दिया था, ये 10 रुपए तुम्हारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में बढ़ जाएगा। आपकी लायबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी। मैं आपके आईटीसी को रिवर्स नहीं कर रहा हूं, बट टेक्निकली तो वही हो रहा है ना। जो तुम्हारा क्रेडिट ले लिया तुमने, अब ले लिया, लेकिन क्योंकि उसकी तुमने पेमेंट नहीं करी, उस क्रेडिट का जो भी इनवॉइस था उसके 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करी, तो वो अमाउंट तुम्हारा बढ़ जाए। रेसिपिएंट हाँ सब ऑटोमेटिक। मैं सप्लायर हूं तो मेरे को पेमेंट नहीं कर रहा, मैं तेरे को छोड़ दूंगा, समझ रहे? तो ऐसे कई मैकेनिज्म्स बना रखे होंगे, तो वो पता लग रहा है सरकार। क्या मैडम? हाँ हाँ दिखाएगा वो। प्रोसीजरल बात आप पूछ रहे हो, मैं जब इनवॉइसेस की डिटेल डाल रहा हूं तो ऐसा हो सकता है ना, एक कॉलम हो क्रेडिट का भी, कितना पीरियड है, पेमेंट मिली नहीं मिली, मैं वो डिटेल भी ले लूं, तो अपने आप ये फॉर्मूला बेस्ड हो रहा होगा, सारा लिखा होगा, इतनी डिटेल जारी होगी। समझ रहे हो? ऐसा मत सोच रहे हैं कि सरकार को पता नहीं लगेगा, सरकार प्रोविजन बना रही है तो उसके पीछे पूरा का पूरा फॉर्मेट होगा सरकार। सर अगर सप्लायर ने 1 साल के क्रेडिट पे बेचा नहीं बेच सकता वो 180 डेज में तेरे को, वरना रिवर्स होगा फिर, नहीं तो बाद में। अच्छा हाँ यहाँ तक एक बार क्लियर है? पहले मैं एक बार बोल देता हूँ पूरा। हाँ जी सर मैं कह रहा था कि अगर सप्लायर ने जो मतलब रिसिपिएंट से पैसे लिए हो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ना दिया हो तो वैसे ही नहीं मिलेगा उसे। यहाँ पर ये है कि अगर हो गया तो बेसिकली रिवर्स हो रहा है। हाँ आ जाऊंगा, अभी आ जाऊंगा उसमें। पहले मैं एक बार स्टेप बाय स्टेप बोल देता हूँ। If not paid within 180 days from the date of invoice, credit availed
तो मेरे इस केस में क्रेडिट अवेल्ड कितना चल रहा था, 4000 विल बी एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। तुम्हारी लायबिलिटी में दिखने लग जाएगा वो, और वो बड़ी आराम से दिख सकता है। मैं तुमसे तुम्हारी सारी परचेज की अगर पेमेंट डिटेल ले लूं, मैं 2 मिनट में निकाल दूंगा कितने के 180 दिन एक्सीड हो चुके हैं। समझ रहे हो? उसको मैं ले सकता हूँ डिटेल, और मैं ले रहा हूँ। आउटपुट टैक्स, आप ये मत, पेपर में अगर आपने ये लिख दिया ना कि क्रेडिट को रिवर्स कर रहे हैं, वो गलत है। क्या मैं आपके आईटीसी को रिवर्स कर रहा हूँ? मैं आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बढ़ा। कितने रुपए, अच्छा कितने रुपए से बढ़ जाएगी जी? क्या मैं कह सकता हूं तुमने तो गलत लिया ये आईटीसी, तुम पहले से लेके बैठे हुए इनवॉइस डेट से 180 दिन से लेके बैठे हो बेनिफिट को, तो मैं ब्याज भी लगाऊंगा तुम्हारे को। गलत कैसे लिया तुम? तो ब्याज कितना लगेगा, किस डेट से समझ आना चाहिए तुम्हें। डेट ऑफ अवेलिंग द क्रेडिट, व्हेन यू हैव टोल्ड द गवर्नमेंट दैट दिस इज योर क्रेडिट। तुमने जब भी खरीदा होगा, तुमने जब भी बुक कर दिया होगा, उसी दिन से ही तो मैं पकड़ लूंगा तुमको कि कैसे बुक कर दिया तुमने। क्योंकि आज जब तुमने पेमेंट नहीं करी तो गलत बुक करा ना, तो जिस डेट से बुक करा वो गलत। टिल द डेट ऑफ, ये गलत लिखा है बेटा। पहले डेट ऑफ अवेलिंग द क्रेडिट क्लियर है आपको? टिल द डेट ऑफ एडिशन ऑफ अमाउंट इन आउटपुट टैक्स। आपने पे नहीं करा, जिस दिन से आपका ये ऐड हो गया वहां तक ले रहा हूं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सर अगर पेमेंट लेट चल रही है तो उस पर तो ब्याज लगा दूंगा ना, सेक्शन 50 का पेमेंट वाला। यहाँ पे मेरे को आपसे प्रॉब्लम ये है, तुमने जिस दिन बुक करा उस दिन बुक क्यों करा, और जिस दिन मैंने उसको हटा दिया वहां से वहां तक का इंटरेस्ट है। आप पेमेंट कर रहे हो 2 साल बाद, उसके लिए सेक्शन 50 को जो हमने इंटरेस्ट वाला पढ़ा था, कब से तुम्हारी लायबिलिटी है, कब पे कर रहे हो, वो चलेगा। मुझे बताइए, क्लियर है एकदम? आगे सुन लीजिए एक बार, 1-2 लाइन बच गई है। However, once recipient make the payment, बेटा मैंने कोई चीज परचेज करी थी, मैंने उसकी पेमेंट 180 दिन में नहीं करी, 180 दिन जब पूरे हो गए, मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बढ़ गई, मैंने उसके बाद पे कर दी। क्या मुझे आईटीसी मिल जाएगा? मिल जाएगा। सरकार आपसे हमेशा के लिए नहीं छीन रही। सरकार कह रही है 180 दिन में पेमेंट नहीं करेगा तो छीन लूंगी, जब पे कर देगा तो वापस ले। He can reclaim back the ITC। नहीं, इंटरेस्ट जो दे दिया तूने दे दिया। नहीं, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी तुमने दे दी होगी। अब जब तुमने पेमेंट कर दी तुम दोबारा आईटीसी बुक कर लो, तो टेक्निकली तो आईटीसी बुक हो रखा है ना बस। यहां तक बताइए, क्लियर है? नो टाइम लिमिट फॉर रिक्लेमिंग। मैं इसके नीचे की जो डिटेल है अभी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपको एक बार यहां ले आता हूं और खत्म। अभी अभी आपने टाइम लिमिट पढ़ा था फॉर अवेलिंग द आईटीसी, याद है? ये लाइन समझ आ रही है? हो नहीं रहा हूँ, 1 मिनट और खत्म है जी फिर। एक साइड है कि ग्राफ हम लोग ना बड़ी जल्दी थक जाते, पता है? काउंट नहीं करनी है, हाँ करनी है, जल्दी थक गया पर जल्दी थक जाते तुम। एक दिन ऐसा पढ़ाऊंगा ना तुम्हें 10 घंटा बेटा याद पढ़ूंगा। हाँ हाँ मैं पढ़ा लूंगा, ना ज्यादा नहीं करने वाला हूँ। अकाउंट्स में आज है टॉपिक सिंगल एंट्री। ये आपका जो आखिरी वाला मॉड्यूल है ना, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स,
मैं लाइन रीड कर देता हूँ, इतना तो टाइम ही नहीं था। मतलब ये किस कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रहा हूँ समझना। अभी अभी आपने देखा था कि आईटीसी जो होता है वो आपको कब से रिकॉर्ड करना होता है? आई मीन लास्ट डेट क्या होती है आईटीसी रिकॉर्ड करने की? हाँ तो अपडेट करनी चाहिए हाँ, लास्ट डेट टू अवेल हो गया। ये पढ़ लो, ये टाइम लिमिट डज नॉट अप्लाई, ये जो अंडरलाइन करा हुआ है। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है? यस सर। आपने पढ़ लिया सब बच्चों ने? समझ आ गया? समझा दो मुझे। क्या है समझ? पायल जी बताओ एक बार। सर मतलब कि रीअवेल जो हम कर रहे हैं, पहले आईटीसी ले लिया, बुक कर लिया, लेकिन हमने पेमेंट नहीं करी तो आउट टैक्स लाइबिलिटी कर दी, उसके बाद हमने पेमेंट कर दी तो आईटीसी मिलेगा, उसकी कोई टाइम नहीं। एग्जैक्टली, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको वो लगे कि ये इनवॉइस तो सिर्फ सितंबर तक ही जा सकता है। मतलब ये समझो वो 6 साल पुराना इनवॉइस की पेमेंट मैं आज कर रहा हूँ, क्या उसका क्रेडिट मिल जाएगा? मिल जाएगा, क्योंकि अगर ये रिवर्सल वाला केस होगा। हाँ बताइए, क्लियर है? सर एक और बार फिर से बता देना सर, हाँ जी, एक बार फिर से बता देना सर ये वाला पॉइंट। ठीक। स्क्रीन शो नहीं हो रही थी उस टाइम। अब हाँ, अब शो हो रही है ना? यस सर। ठीक, ये जो हमने टाइम लिमिट सीखी थी ना कि तेरी टाइम लिमिट थी 20 अक्टूबर या डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। यस सर। ये टाइम लिमिट एक केस में नहीं लगेगी। Does not apply in one case where re-availing of credit has been reversed earlier. देख, मैं किसी चीज का आईटीसी ले चुका था और मैंने उसकी पेमेंट नहीं करी थी 180 दिन के अंदर, तो वो रिवर्स हो गया था। 6 साल बाद मैंने अब पेमेंट कर दी, क्या मुझे आईटीसी उसका मिल जाएगा? मिल जाएगा। बेटा बोलो सर टाइम लिमिट तो निकल गई होगी, इनवॉइस के तो सिर्फ अगले साल होती है, वो चीज आपके यहाँ पे नहीं होगी। अगर पेमेंट कर दिए तब हमें मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा, और फिर तब देखो टाइम लिमिट नहीं देखनी, ये इनवॉइस कौन से पीरियड का है। ठीक है सर। अगर तूने आधी पेमेंट करी होगी तो तेरे को आधा आईटीसी मिलेगा। मान ले ऊपर का जो केस था, ये इनवॉइस था, तेरे को कितनी पेमेंट करनी है पार्टी को? 14,000। तेरे को इनवॉइस भी पे करना है और तेरे को 4,000 पे करना है। तूने पे करा 7,000, क्या तेरे को सारा आईटीसी दे दूंगा मैं 4,000 का? आधा दो। समझ रहे हो ना? इफ यू आर नॉट मेड फुल पेमेंट तो प्रोपोर्शनेट बेसिस से मिल जाएगा। हाँ जी। और हाँ? सर जब फुल पेमेंट कर देंगे तब तो पूरा मिल जाएगा? मैडम आपने जितना पे करा आपको आईटीसी मिल रहा है, उसके अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं है। आपने ये 10 साल बाद पेमेंट करी है, ये वो चीज है जो आपकी रिवर्स हो गई थी क्योंकि आपने 180 डेज में पे नहीं करी थी। ये एक बिल है जिसका आपने आईटीसी बुक करा था, वो आईटीसी रिवर्स हो गया था क्योंकि आपने 180 डेज में नहीं करा। आपने 10 साल बाद इसकी पेमेंट कर दी, क्या आपको मिल जाएगा? मिल जाएगा। आधा पेमेंट करोगे तो आधा मिल जाएगा, जो पे कर दो तो मिल जाएगा। वही तो पॉइंट था, यही वो लाइन है, टाइम लिमिट डज नॉट अप्लाई वेयर अवेलिंग ऑफ क्रेडिट हैज बीन रिवर्स्ड। बताइए, क्लियर है? अब आप सेक्शन 16 पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है? अगली क्लास में हम सेक्शन 17 स्टार्ट करेंगे। सर जो ए पॉइंट में फॉर द मंथ सितंबर है वो क्या मतलब है उसका? फॉर द मंथ ऑफ सितंबर का क्या मतलब है? यस सर। यार वो तो पूरा रिटर्न का ड्यू डेट बताया तो था, वही वाला तो है ये। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। हाँ ठीक है, अब आ जाओ बेटा, 12:30 आ जाओ, 12:20 हो रहे हैं, 12:30 आ जाओ। नहीं 12:30 आ जाओ, तुम्हारा स्टेमिना बढ़ाना ही पड़ेगा, तुम्हारा स्टेमिना बहुत कम है बच्चों का। ठीक है 12:30 आ जाना बच्चे।
12:30 आ जाओ, इधर ही खड़ा हूँ मैं, 12:30 शुरू कर दूंगा। 12:30 स्टार्ट कर दूंगा, पहली बता रहा हूँ। सब्जेक्ट मतलब कौन सा इजी होगा, पर्सनल टैक्स प्लानिंग या फिर ई कॉमर्स? ई कॉम के लिए